हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। हम लोग इस समय 2022 के स्टेनोग्राफर के प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और ये पेपर हुए थे 17 और 18 नवंबर 2022 में। तो 17 नवंबर का एक सेट हम लोग ऑलरेडी लगा चुके हैं जो मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था। ठीक, उसको दो पार्ट में हम लोगों ने किया था। पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन और पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन। आज हम लोग करने जा रहे हैं 17 नवंबर का शिफ्ट 2 वाला, शिफ्ट 2 के 100 क्वेश्चन, जिसमें से कि पहले 50 क्वेश्चन हम ऑलरेडी करा चुके हैं आप लोगों को, और शिफ्ट 2 के जो दूसरे वाले पार्ट 2 वाले क्वेश्चन हैं 51 से लेकर के 100 तक के, अब उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। बीच में 2 दिन का गैप हुआ, कुछ दिक्कतें थी, ठीक है। तो इस तरह कभी कभी हो जाया करता है, कभी कभी नहीं कंटिन्यू कर पाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आज हम लोग अपना सेकेंड वाला पार्ट उसका, जिसमें 51 से 100 वाला था दूसरे शिफ्ट का, फिर उसके बाद करेंगे हम लोग थर्ड शिफ्ट वाला, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पीडीएफ आप लोगों ने सॉल्व ही कर लिया होगा। कहाँ मिलेगी पीडीएफ ये सब आप लोगों को पता ही है। तो स्टार्ट करें आज का पहला क्वेश्चन। और पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? एंटोनिम पूछ रहे हैं। किसका एंटोनिम है? वेन का एंटोनिम है। वेन का मतलब जानते क्या होता है? वेन का मतलब होता है अहंकार, एरोगेंस। क्या होगा? एरोगेंस होता है ये अहंकार। ये वर्ड बहुत बार आ चुका है, ठीक। इसका एंटोनिम है अहंकार का अपोजिट क्या होगा, ठीक है। तो सेल्फिश, स्वार्थी। तो अहंकारी आदमी अक्सर स्वार्थी होता है। साइनोनिम नहीं है ना, तो एंटोनिम ही है वो। स्टबर्न का मतलब क्या होता है? जिद्दी होता है, ऑब्स्टिनेट, ठीक है, ये हो गया, ये भी नहीं होगा। एक्सट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है? बहिर्मुखी। बहिर्मुखी का मतलब होता है आउटस्पोकन टाइप का, थोड़ा तो जो मन में आया बोल दिया, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आई बात मॉडेस्ट की। मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है? बहुत ही पोलाइट होगा, विनम्र होगा। तो घमंडी आदमी पोलाइट या विनम्र नहीं होता, ठीक है। जो पोलाइट होगा वो घमंडी नहीं होगा, जो घमंडी होगा वो पोलाइट नहीं होगा। तो यही है आपका एंटोनिम चौथा वाला, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 2 में खाली जगह भरना है। समवन हैज़ डैश माई पॉकेट इन द बस एंड आई हैव नो मनी नाउ। तो जेब क्या की जाती है? किसी ने बस में जेब को डैश कर लिया और इस समय मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। तो जेब काटने के लिए जो वर्ब यूज की जाती है ना, क्या होता है? पिक अ पॉकेट। क्या होता है? पिक द पॉकेट। जेब को काटा जाता है तो पिक यूज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? पिक की थर्ड फॉर्म पिक्ड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। और दूसरी बात, हैज के साथ क्या चाहिए? थर्ड फॉर्म। टूर क्या होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। पिक्ड क्या होती है? सेकंड थर्ड दोनों है। ब्रो क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये दोनों लग ही नहीं सकते। अच्छा, जेब काटने के लिए लोग लगना नहीं है। अगर आप ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करेंगे तब भी वही आएगा। और कोलोकेशन देखते हैं कि किसके साथ कौन सा सुटेबल वर्ड आता है, तब भी पिक्ड ही आएगा दोनों तरफ से। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 53। 53 में क्या पूछ रहा है? फिर से एंटोनिम का क्वेश्चन है। किसका बताना है? प्रूडेंट का। इसके पहले भी प्रूडेंट आ चुका है, हम लोग इस पर डिस्कस किए हैं प्रूडेंट पे। प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? समझदार होता है, बुद्धिमान होता है, वाइज, विटी, इंटेलिजेंट होता है, ठीक है, प्रूडेंट। और ये प्रूडेंट किस तरह के समझदार लोगों के लिए लगता है? एक्यूरेट जाएंगे तो वो लोग जो आगे की सोच कर चलते हैं, भविष्य के बारे में बहुत ज़्यादा सोच के बहुत समझदारी से कदम उठाते हैं, उनको प्रूडेंट कहा जाता है। तो एंटोनिम क्या होगा? इम्प्रूडेंट होगा। इम्प्रूडेंट पहले इम लगा दिया तो ये एकदम से एंटोनिम हो गया आपका, ठीक, एकदम एग्जैक्ट एंटोनिम। अनप्रूडेंट होता नहीं है, आपको अन भी दिया हुआ है। तो इम और अन, देखो अन कब यूज किया जाता है? जब पा फा बा भा मा इस तरह का कुछ भी होता है, एम हो, पी हो, बी हो, तब उसमें हम लोग क्या लगाते हैं? इम लगाते हैं, आई एम लगाते हैं। पॉसिबल, इम्पॉसिबल, ठीक है ना। तो ऐसे वर्ड बनता है। और परफेक्ट, इम्परफेक्ट, प्रूडेंट, इम्प्रूडेंट होगा। आर से होगा तो रेगुलर, इरेगुलर होगा। एल वाला होगा तो लीगल का इलीगल हो जाए। आई एल लगता है, कभी आई आर लगता है, कभी आई एम लगता है, कभी यू एन अन लगता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लगते हैं। अनप्रूडेंट होता ही नहीं है कुछ। इंट्यूशन का मतलब क्या होता है? इंट्यूशन का मतलब आपके मन में जो फीलिंग्स आती हैं, जो भावनाएं आती हैं, उसको इंट्यूशन कहा जाता है, ठीक। कॉन्शियसनेस होता है, मन ये कहता है, हमारा अंतर्मन कह सकते हो। और कॉशन का मतलब क्या होता है? अलर्टनेस होती है, जब आप किसी चीज़ को लेकर के बड़े सतर्क होते हो तब लगता है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और आपका क्वेश्चन नंबर होगा 54। तो 54 में क्या है ये देखो। 54 में एक अंडरलाइन किया हुआ पोर्शन है, देखें इसका क्या कर रहे हैं।
कैन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन पोस्ट, सब्सटीट्यूट मतलब इसका इम्प्रूवमेंट करना है, और इम्प्रूवमेंट करना ही करना है क्योंकि 4 ऑप्शन में से एक भी नो सब्सटीट्यूशन नहीं है, तो करना ही पड़ेगा। चलो देखें, द ट्रेन विल अराइव, ट्रेन आ जाएगी विद 5 मिनट। भाई देखो 5 मिनट में आ जाएगी ना, 5 मिनट से नहीं, तो विद हर हाल में गलत है। और 5 मिनट क्या होगा, पीरियड ऑफ टाइम होगा। पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, इन 5 मिनट्स, ना कि एट 5 मिनट, ऑन 5 मिनट, बाय 5 मिनट नहीं होगा, ये सब नहीं। कितना होगा, इन 5 मिनट्स। ठीक है, आगे चलो। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 55, इसमें क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाओ। किसकी पैसिव वॉइस बनाई है, द मैकेनिक विल रिपेयर। देखो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विल है, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब क्या हुआ, विल बी के साथ थर्ड फॉर्म। तो पहले आप विल बी रिपेयर्ड ढूंढ लो, उसके बाद हम और कुछ चीज़ें ढूंढेंगे। यहाँ वुड बी रिपेयर्ड है, विल का वुड नहीं होता है, यहाँ लिखा है विल रिपेयर्ड, विल के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी नहीं, विल बी रिपेयर्ड यहाँ जाए, विल बी रिपेयरिंग यहाँ आए, तो रिपेयरिंग भी नहीं होगा, केवल विल बी रिपेयर्ड होगा। समझ गए ना। इसके पहले भी इसी तरह से हम लोग करते आए हैं। वर्ब पकड़ो, चेंज करो, ऑप्शन ढूंढो। अगर 2 ऑप्शन में आपको वर्ब एकदम करेक्ट मिल जाए, जैसा कि कम ही होता है, तब आप ऑप्शन में और आगे बढ़िए, नहीं तो काटिए, आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 56, फिर से पैसिव वॉइस। यहाँ क्या है, आई विल हेल्प, आई विल हेल्प, फिर वही चीज़ जो इसके पहले बताई थी, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो विल बी के साथ थर्ड फॉर्म। तो पहले आप विल बी हेल्प्ड ढूंढो, लिखा है यहाँ लिखा है विल बी हेल्प्ड, ठीक, और कहाँ लिखा है वुड बी हेल्प्ड, वुड भी होगा नहीं, यहाँ लिखा है विल हेल्प, ये होगा नहीं, यहाँ लिखा है विल बी हेल्प्ड, 2 में हमको मिल गया विल बी हेल्प्ड। अब इन दोनों में हमें छांटना होगा कि यहाँ क्या लिखा है, आई विल हेल्प, तो आई विल हेल्प, तो आई विल बी हेल्प्ड होगा नहीं, क्योंकि ये कहाँ चला जाएगा, इधर, या यू आ जाएगा पहले, तो ये आई गलत हो गया। अब कौन सा बचा, यू विल बी हेल्प्ड, ठीक ना। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 का है। करना क्या है, यहाँ देख लो, नो एरर हो गया, छोड़ दो उसको, बात ये गोली मारो। लिखा द टीम वर्कड वेरी हार्ड, अच्छी बात, टीम वर्कड वेरी हार्ड ऑन द प्रोजेक्ट, किस पर किया है, ऑन द प्रोजेक्ट, यहाँ ऑन भी लगेगा। तो इसमें मुझे कहीं कोई गलती नज़र नहीं आ रही है, तो ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 58 आपका आया, तो ये रहा 58 में क्या है, रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है, बड़ा लंबा चौड़ा पैराग्राफ है, थोड़ा तकलीफ़ देनी होगी आँखों को, और भाई थोड़ी सपोर्ट करो। अगर 2 पेज में कर देंगे दिक्कत है, जब नहीं आ पाता तो करना ही पड़ता है, लेकिन जब आ पाएगा तो थोड़ा सा कर लो, ठीक है। तो पहले तो इसको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी तो अरेंज कर पाएंगे। इसमें जो S1 है वो ऑलरेडी फिट है, S1 और S6, S1 पहला होगा, S6 आखिरी होगा, बीच में ABCD 4 हैं जिनको रीअरेंज कर दिया गया है, अब उनको सही करो आप। तो पहले पढ़ना तो पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है ग्रेट पीपल कैन डायरेक्ट द मासेज, जो महान लोग होते हैं वो मासेज को, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ को डायरेक्ट मतलब गाइड कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं, विद देयर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड विल, अपनी मजबूत दृढ़ इच्छा के साथ वो बड़े ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को गाइड कर सकते हैं, उनको लीड कर सकते हैं। एक बात ये हो गई। ये में लिखा कि गांधी जी इंट्रोड्यूस्ड द वेरी पावरफुल कंसेप्ट ऑफ सत्याग्रह, गांधी जी ने बहुत ही ताकतवर कंसेप्ट सत्याग्रह को इंट्रोड्यूस किया, विच वॉज नॉट अ न्यू वन टू इंडिया, मतलब ये सत्याग्रह कोई नई चीज़ नहीं थी इंडिया में, इसके पहले भी सत्याग्रह का प्रयोग हो चुका है, गांधी जी ने व्यापक प्रयोग किया, वरना सत्याग्रह पहले से भी चलता रहा है। दूसरा वाला देखो, भीम कह रहे कि ही हिमसेल्फ, ये गांधी जी हुए, ही हिमसेल्फ टुक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रेकिंग द सेकल्स ऑफ इंडिया, उन्होंने इंडिया में जो सेकल्स हैं, बेड़ियां हैं, उन बेड़ियों को तोड़ने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली, ये भी गांधी जी के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, अब सी में आ जाओ। सी में क्या कह रहे हैं कि द वेज एंड मेथड्स ही चूज, जिन वेज और मेथड्स को उन्होंने चुना है, फॉर दैट, इसके लिए, वॉज नॉट वायलेंस एंड हार्डनेस, जो उन्होंने चुना वो वायलेंस और हार्डनेस नहीं चुना है। ठीक है, तो इसका मतलब उन्होंने चुना क्या, उन्होंने चुना का सत्याग्रह, क्या नहीं चुना, उन्हें वायलेंस और हार्शनेस को उन्होंने नहीं चुना। ठीक है ना, यहाँ भी ही लगा हुआ है और ही हिमसेल्फ यहाँ भी लगा हुआ है, मतलब ये सब पहले गांधी जी के बाद ही में आएंगे, इसके पहले हमें को गांधी जी चाहिए कहीं पर। गांधी जी यहाँ लिखा है महात्मा गांधी इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस। ठीक, और यहाँ क्या लिखा है कि गांधी जी ने सत्याग्रह को इंट्रोड्यूस किया। तो अब हमें यहाँ भी गांधी जी मिल गए, यहाँ भी महात्मा गांधी मिल गए,
तो हम अब देखो गांधी जी और महात्मा गांधी में क्या पहले लगाएंगे आप बताइए। कहीं लिखा हो महात्मा गांधी, कहाँ लिखा हो, कहीं लिखा हो गांधी जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या यूज करेंगे, पहले पूरा नाम यूज करेंगे महात्मा गांधी, उसके बाद ही तुम कह सकते हैं ना गांधी जी। तो इसका मतलब इस वाले सेंटेंस के बाद हम गांधी जी तो लगा नहीं पाएंगे, और यहाँ ही लगा हुआ है, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ भी ही लगा हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या लिखें, गांधी जी। और फिर दूसरी बात क्या लिखा, एग्जाम्पल ऑफ दिस, किसके एग्जाम्पल है, जब यहाँ लिखा कि ग्रेट पीपल कैन डायरेक्ट द मासेज विद देयर स्ट्रांग डिटर्मिनेशन, तो ये ग्रेट पीपल के लिए ही लिखा हुआ कि परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस, इसके परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। तो जो S1 है उसके बाद क्या आ रहा है, डी, मतलब आपका पहला सेंटेंस क्या लग रहा है, डी लग रहा है। ठीक, यहाँ देखें तो डी से और कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, केवल डी से एक ही स्टार्ट हो रहा है, तो फिर गोली मारो हमारा एक काम बन गया है। यहाँ से डी से स्टार्ट हुआ तो खाली यही वाला लगा पाओगे। अब क्रॉस चेक करना चाहो तो डी के बाद बी लगा के देख लो, डी के बाद देखें बी लग रहा है कि नहीं लग रहा, बी लिखा, यहाँ कहा गया कि गांधी जी इसके परफेक्ट एग्जाम्पल है, यहाँ कहा कि ही हिमसेल्फ टुक अप द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ब्रेकिंग द सक्सेस ऑफ इंडिया, उन्होंने खुद के ऊपर ये जिम्मेदारी ली कि वो भारत की बेड़ियों को तोड़ेंगे। बेड़ियाँ कौन सी, गुलामी की बेड़ियों को तोड़ेंगे। अब उसके बाद इन्होंने कहा कि उन्होंने जो तरीका अपनाया, यहाँ पे बेड़ियाँ तोड़ने की बात होगी, उसके बाद कहोगे कि उन्होंने तरीका अपनाया, वो तरीका क्या था, वायलेंस, मतलब नॉन वायलेंस का वायलेंस, और उन्होंने हार्डनेस नहीं उठाए, हार्शनेस नहीं उठाया, बल्कि उन्होंने एक नया तरीका इस्तेमाल किया, वो क्या था, सत्याग्रह का था। ठीक है, सही लगा है अरेंजमेंट उनका, तो ये तीसरा वाला होगा। ठीक है ना, चलें आगे। अब आगे आ जाओ, आते हैं आपके 59 पे। 59 में खाली जगह भरना है। देखा है, वन स्ट्रिंग वाज हैंडेड, एक स्ट्रिंग तार होगा, वन स्ट्रिंग वाज हैंडेड बाय द म्यूजिशियन टू द शॉपकीपर ऑफ टू रिपेयर। ठीक है, फॉर रिपेयर लिखा, इन्होंने फॉर को नाउन, रिपेयर को नाउन की तरह यूज़ किया। तो एक तार म्यूजिशियन ने शॉपकीपर को रिपेयर करने के लिए एक तार दिया, एक मतलब कोई वायलिन वगैरह होगा, वायलिन गिटार, उसमें तार रिपेयर करना होगा। तो जब किसी को हम कोई चीज़ देते हैं, यहाँ तो सेंस क्या आ रहा है, उनको उन्होंने तार को दिया। गिव के सेंस में हम क्या यूज करेंगे, हैंड के साथ। तो हैंड, जब हम कोई चीज़ किसी को के हाथ में पकड़ाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, हैंड ओवर करना। क्या कहते हैं, हैंड ओवर। हैंड ओवर मतलब क्या हो, किसी को कोई चीज़ हाथ में पकड़ाना। तो क्या लगेगा यहाँ पे, टू वाला लगेगा, हैंड ओवर। ठीक है, हैंडेड लगा हुआ तो हैंडेड ओवर हो गया। आगे आ जाओ। ठीक है, अपने क्वेश्चन नंबर 60 में। 60 में क्या कर रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बताओ। मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग किसकी बतानी है आपको, कोलोजल का। कोलोजल का मतलब क्या हुआ, वेरी बिग, बहुत ही बड़ा। क्या हो गया, वेरी बिग लग गया, बहुत बड़ा, साइज में बहुत बड़ा। पावरफुल के लिए भी आता है। चलो, तो ऑथेंटिक मतलब क्या होता है, आधिकारिक। बहुत बड़ा के लिए आधिकारिक, ये वर्ड तो ठीक है, नहीं लग रहा, हटा दो। और इरिलेवेंट का मतलब क्या हो, जो उससे रिलेटेड ना हो, ये भी नहीं लग रहा है। माइटी का मतलब क्या हुआ है, बड़ा ही पावरफुल होता है। माइटी मैंने क्या होगा, पावरफुल और बिग दोनों चीज़ों में आ सकता है ये। तो अभी तक में यही ठीक है, क्योंकि अप्रोप्रिएट उचित हो जाएगा, तो ये भी नहीं लग पाएगा, उचित नहीं। कोलोजल का अप्रोप्रिएट नहीं, बल्कि कोलोजल से मिलता जुलता यहाँ माइटी, हालांकि एग्जैक्ट नहीं है। कोलोजल का एग्जैक्ट साइनोनिम होता तो क्या होता है, वेरी बिग होता, ह्यूज होता, वास्ट होता, मॉन्स्ट्रस होता, जाइंट होता, इस तरह के वर्ड होने चाहिए थे ना। मासिव होता, ठीक है, ह्यूज लगा होता, ये सब होने चाहिए थे। लेकिन अब जो अवेलेबल ऑप्शन है हमारे पास, उसमें से माइटी के अलावा और कोई सूटेबल नहीं है। तो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट। और आपका क्वेश्चन नंबर 61 ये रहा। तो 61 में देखो, एक इडियम है हॉर्नेट्स नेस्ट, ये लिखा हुआ है, हॉर्नेट्स नेस्ट होता है। हॉर्नेट्स नेस्ट मतलब क्या होता है, जहाँ से ढेर सारी प्रॉब्लम्स आके खड़ी हो जाती हैं, या कह सकते हो जैसे किसी ऐसे आदमी को छेड़ दिया जो तुम्हारा अपोजिट है, अपोनेंट है, ऐसे होता है। लिखा है द न्यू प्रोडक्शन टारगेट्स हैव स्टर्ड अप हॉर्नेट्स नेस्ट। ठीक है ना, जो नया प्रोडक्शन टारगेट है उसने क्या कर दिया, हॉर्नेट्स के नेस्ट को, बरैया के छत्ते को छेड़ दिया है। तो कन्फेस, ये है कन्फेस विदाउट रिजर्व बिल्कुल नहीं होगा। रेज कंट्रोवर्सी, विवाद खड़े हो गए हैं, हो सकता है। प्रिजर्व वंस एनर्जी, अपनी एनर्जी को बचा के रखना। गेन प्रोमिनेंस, ये भी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, विवाद खड़ा कर देना। जगह 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 चर्चा चल रही है इसी बात की, तो ये होगा। और 62 पे आते हैं हम लोग, और ये देखो 62 क्या है, फिर अंडरलाइन किया है, और फिर से इडियम है। तो यहाँ क्या लिखा है कि यू नीड टू बी अवेयर ऑफ आर्गस आइड पीपल। आर्गस आइड पीपल कौन लोग होते हैं, ठीक है, इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जो आर्गस आइड टाइप के लोग होते हैं,
आर्गस आइड वाले लोग होते हैं, उनसे बहुत बच के, उनसे बहुत सतर्क होकर रहना है। तो ऐसे लोग कौन से होते हैं? आर्गस आइड वाले लोग बहुत ही विजिलेंट होते हैं। विजिलेंट का मतलब बड़े ही, अरे जैसे ऐसे समझ लो ना, विजिलेंट मतलब बड़े सतर्क होते हैं, मतलब वो एक्सरे कर लेते हैं, उनकी आंखों में एक्सरे समझ लो फिट होता है। वो तुम्हें आता हुआ देख के वो समझ जाएंगे कि तुम कुछ गड़बड़ किए हो। तो वही कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में जो आर्गस आइड लोग हैं, जो बहुत विजिलेंट, बड़े सतर्क टाइप के लोग हैं, उनसे बच के रहना, ठीक है। और कंटेंट का मतलब क्या होता है? सेटिस्फाइड ये होगा नहीं, काइंड लोगों से बचने की ज़रूरत ही क्या है? एंग्री लोग नहीं है यहाँ पे। आर्गस आइड का मतलब होगा वही विजिलेंट, बहुत सतर्क होगा। नेक्स्ट में आ जाओ फिर। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 63, ठीक है। तो 63 में क्या है भाई? पूछ रहे हैं साइनोनिम। किसका साइनोनिम? करेज का। करेज का मतलब जानते हो ना, करेज मतलब हिम्मत, साहस, ठीक है। इसका साइनोनिम क्या होगा? ब्रेव हो सकता है, पेशेंट हो सकता है, पराक्रम, शौर्य, इस तरह से। रिवेलरी, सॉरी रिवेलरी नहीं, चिवेलरी, इस तरह से। टिमिडिटी क्या होगा? टिमिडिटी कायरता हो जाएगी, एंटोनिम। कावर्डिस क्या होगी? कायरता हो गई, एंटोनिम। इंजीन्यूटी का मतलब होता है सरलता। सरलता जब आदमी बहुत सीधा साधा होता है उसको कहते हैं सरलता, ठीक है। वैलर का मतलब क्या होता है? शौर्य, किसी किसी का नाम होता है शौर्य, शौर्य, पराक्रम। तो ये शौर्य पराक्रम जो है वो करेज से रिलेट कर सकते हो। ब्रेवरी, वैलर, शिवेलरी, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें, मतलब समझ गए ना। ऑप्शन क्या होगा? वैलर लगाओगे। नेक्स्ट पे आ जाओ, 64 पे आ गए, ठीक है। तो 64 में क्या दिया है? देखो इसमें एरर, ये देखो लिखा हुआ, ये स्लैश भी तो अपनी कहानी कह ही रहे हैं ना। तो ये गोली मारो इधर, ये देखो नो एरर का ऑप्शन दिया हुआ है। सीधे आते हैं, पढ़ते हैं। द न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन अभी अभी हुआ है, कुड नॉट एक्सेस द लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी नहीं पहुंच सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। बिकॉज मतलब क्यों? कि दे हैड नॉट येट बीन गिवन, दे हैड नॉट येट बीन गिवन, अभी उनको नहीं दिया गया है देयर आईडी कार्ड, उनके आईडी कार्ड्स अभी उनको नहीं दिए गए हैं। नहीं दिए गए हैं या नहीं दिए गए थे, तो हैड लगा हुआ, तो ये तो गड़बड़ हो गया। नॉट येट का मतलब अभी तक नहीं, अभी तक नहीं का मतलब क्या हुआ? द टाइम व्हेन वी आर टॉकिंग, जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय तक इनको अगर आईडी कार्ड नहीं दिए गए हैं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए। वैसे भी येट के साथ क्या यूज़ करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट, ना कि पास्ट परफेक्ट। तो हैड की जगह क्या होगा? दे हैव नॉट येट बीन गिवन देयर आईडी कार्ड्स, तो यहाँ होगा हैव, ना कि हैड। एरर किस में आ गई? कहाँ है हैड भाई? पकड़ो इनको। तो ये कहाँ गया हैड? ये है हैड, तो तीसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ जी, 65 में क्या करें? साइनोनिम। किसका साइनोनिम? ऑडेसियस का। ऑडेसियस का मतलब क्या होता है? बड़ा स्ट्रॉन्ग, क्या होगा? बड़ा ही मजबूत, अपने बात पर अड़ा रहने वाला, अपनी बात पर टिका रहने वाला, थोड़ा सा कभी कभी उसके लिए जिद्दी सेंस भी ला सकते हो, ठीक है। तो ये होता है ऑडेसियस, ठीक। और वर्ड देखो, ऑडेसियस, ब्रेव मतलब समझ ही रहे हो, ब्रेव मतलब बहुत बहादुर टाइप का आदमी होता है। स्टिफिंग क्या होता है? स्टिफलिंग किसी चीज़ के लिए तब होती है जब उस जगह पे आपका दम घुट रहा हो, दम घोटू, ठीक है ना, मतलब सफोकेशन सा फील कर रहे होगे जहाँ पे वो होगा। और उसके बाद क्या लिखा है? लेवली दिया है। लेवली के बाद दिया है हॉरेंडस। हॉरेंडस की क्या मीनिंग होती है? हॉरेंडस का मतलब होता है ना जन्म कुंडली, हॉरोस्कोप पढ़ा होगा, तो ये होता है जन्म कुंडली। तो अब आप बताओ कि ऑडेसियस का साइनोनिम क्या हो सकता है? ऑडेसियस मैंने अभी कहा था ना कि बहुत ही अड़ियल, जिद्दी टाइप का आदमी होता है। तो अड़ियल और जिद्दी टाइप का आदमी या अपनी बात पर अड़ा रहने वाला आदमी क्या होगा? तो वो क्या हो सकता है इसमें से? दमघोटू होगा, क्लेवली होगा, जन्म कुंडली होगा? वो भी नहीं होगा, होगा क्या? ब्रेव होगा, ठीक है ना। ऑडेसियस होने का मतलब बड़ी मात्रा में उसमें ब्रेविटी होनी चाहिए। बिना बहादुर हुए, बिना ब्रेव हुए आप ऑडेसियस हो ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो ये लगेगा ब्रेव। आगे आ जाओ नेक्स्ट में। नेक्स्ट में क्या है हमारा? 66 है। वर्ड क्या है? एनिग्मेटिक। और वर्ड क्या बनाना क्या है उसका? सॉरी, एंटोनिम बनाना है। एंटोनिम, तो एनिग्मेटिक का मतलब क्या होता है? देखो, एनिग्मेटिक का मतलब होता है अज्ञेय। अज्ञेय का मतलब हिंदी के राइटर नहीं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की बात नहीं कर रहा हूँ। अज्ञेय का मतलब क्या हुआ? जिसके बारे में आप कुछ जान नहीं सकते हो। अ पर्सन और थिंग दैट इज
दैट इज अनेबल टू नो अबाउट, जिनके बारे में जान पाना बहुत कठिन होता है। नोबडी नोज अबाउट हिम, उनके बारे में कोई कुछ जानता नहीं है, वो ज्ञान के परे हैं, ठीक है ना। तो अननोन टू, हमको जिसके बारे में हमारी कोई जानकारी ना हो। इसका एंटोनियम लगाओगे तो एंटोनियम का मतलब हुआ कि हम जिनको जानते हैं, जिनके बारे में हमें जानकारी होती है। तो एम्बिगुअस का मतलब क्या हुआ? एम्बिगुअस का मतलब होता है द्विअर्थी। द्विअर्थी का मतलब कोई ऐसी बात बोली गई जिसके डबल डबल मीनिंग है, ये तो लगेगा नहीं, साइनोनियम है ना तो एंटोनियम है। कॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब होता है अंडरस्टैंडेबल। कॉम्प्रिहेंस का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंड, अब हो गया अंडरस्टैंडेबल, ठीक। अंडरस्टैंडेबल मतलब हम जिस चीज़ को समझ सकते हैं, जो चीज़ हमारी समझ में आ जाती है। और इनिग्मेटिक का मतलब जो चीज़ हमारी समझ में ना आए, जो हमारी समझ से परे हो, ठीक है। तो हमको मिला ना एंटोनिम, इसी की तो तलाश कर रहे थे। टेंजिबल का मतलब क्या होता है? स्पर्श से, इसको आप कह सकते हो मूर्त, जिस चीज़ को आपको छू के महसूस कर सकते हो। और इनटेंजिबल मतलब अमूर्त होता है, विचार, थॉट्स, फिलॉसफी, आइडियाज़, ये चाहिए। क्रिप्टिक का मतलब क्या होता है? क्रिप्टिक का मतलब होता है जो एनक्रिप्टेड होता है। एनक्रिप्टेड का मतलब क्या होता है? कोड में लिखा होता है कोई चीज़, समझ में? तो कोड में लिखा होगा तो वो भी तो नहीं जान पाओगे, जिसने कोड बनाया वही जान पाएगा वो, तो ये कोडेड होता है, ठीक है। तो अब समझ में आ गया ना यहाँ क्या होगा? एनिग्मेटिक मतलब हम जिसके बारे में नहीं जान पाते हैं, कॉम्प्रिहेंसिबल मतलब जिसको हम आराम से समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ये कॉम्प्रिहेंसिबल क्या होगा? ऑप्शन होगा आपका। नेक्स्ट आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 67। 67 में क्या कह रहे हैं? ये ऑप्शन बता रहा है कि एरर का क्वेश्चन है। द प्लेयर्स विल लीविंग, देखो भाई विल के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं लगती है, तो ये गलत तो ये है। और पढ़ लो द स्टेशन इन नो टाइम। इन नो टाइम का मतलब क्या हुआ? अब बिल्कुल देर नहीं, बस तुरंत। इन नो टाइम का मतलब क्या हुआ? तुरंत, बच्चे तुरंत निकल रहे हैं, ठीक है, स्टेडियम के लिए तुरंत निकल रहे हैं। तो अब या तो आप करो विल बी लीविंग, नियर फ्यूचर प्लान है तो विल बी के साथ या तो लीविंग, ठीक, या कहो द प्लेयर्स आर लीविंग, निकल रहे हैं, विल बी लीविंग बस अब अभी अभी तुरंत 2 मिनट बाद निकल लेंगे। अब विल के साथ या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, ठीक है, दो में से एक। हालांकि ज़्यादा बेटर इन सब मामलों में, जैसे अभी अभी कोई काम होने वाला, देखो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो फ्यूचर में कोई काम होने वाला है, बस अभी तुरंत कोई काम होने वाला है, तब क्या करोगे? तब लगाओगे आर के साथ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कर दो या उसको फ्यूचर कंटिन्यूअस में कर दो। तो होना सही सही चाहिए था विल बी लिविंग, ठीक है। आंसर फिलहाल हमारा ये होगा, चौथा वाला, यही गलत है। आगे आ जाओ, अपना क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है? 68 में आएंगे, ठीक। तो 68 में करना क्या है? देखो यहाँ लिखा है डायरेक्ट स्पीच में, इसको चेंज करो, सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। अच्छा, लिखा है इनडायरेक्ट में, ही सेड लिखा है, ही वाज गोइंग लिखा है। अब देखो इनसे कौन कहे कि यहाँ पे दैट लगाना चाहिए था, लेकिन अब क्या कहें भैया, वो क्वेश्चन है एसएससी का। अब क्वेश्चन में कैसे गलती निकालोगे? दैट लगाना चाहिए था, अभी इनडायरेक्ट में दैट ना लगाओ तो गलती मान लेंगे ये, और ये करें तो गलती नहीं, हम करें तो गलती है। चलो कोई बात नहीं, हमको भाई अपने काम से मतलब है, आम खाओ ना पेड़ काहे गिनेंगे। ही सेड, चलो ही सेड हो गया। अब हमें इन्वर्टेड कामा कहाँ लगाना है? यहीं पे हम क्या लगाना है? इन्वर्टेड कामा लगाना है। अगर ये ही है तो इसका मतलब ही के लिए बदला है, और अगर सब्जेक्ट के लिए बदला तो इसका मतलब यहाँ आई होना चाहिए, और वाज यहाँ पे हुआ है, इसका मतलब ये एम रहा होगा, क्योंकि ये सेड पास्ट में है। तो ही सेड इन्वर्टेड कामा आई एम गोइंग फॉर शॉपिंग एंड आस्क्ड, और उसने पूछा भी। फिर हो गया आगे एक इन्वर्टेड कामा इफ़ ही, तो इफ़ का मतलब माइट होगा, तो माइट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे रहा होगा मे, ठीक। और ही क्या हो गया? मे आई, ठीक है, मे आई गेट, और मे आई गेट मी, यू अगर मी लगा दिया तो यहाँ यू रहा होगा, मे आई गेट यू एनीथिंग। तो पहले लिखो आई एम गोइंग का, ठीक, आई एम गोइंग, ही सेड आई एम गोइंग फॉर शॉपिंग, ये तो ठीक है, आई एम गोइंग फॉर शॉपिंग ये भी ठीक है, आई विल बी गोइंग अप, ये और ये दोनों हटा दो, दोनों गए, विल भी नहीं होगा। अब आई एम गोइंग फॉर शॉपिंग, आगे क्या लिखा हुआ है? कैन आई, और यहाँ क्या दिया है? माइट, तो माइट का, कैन का तो माइट बना नहीं होगा, बना होगा किसका? मे का बना होगा, तो किस में आ जाओ? दूसरे वाले में आ जाओ। कारण समझ में आ रहा है ना? ठीक है, वो ज़रूरी है ना, ऐसे नहीं कि हम बताए चले गए, मतलब कुछ भी ये होगा, दूसरा वाला होगा, ये चौथा वाला होगा। अब चौथा वाला क्यों होगा भाई? काहे होगा चौथा वाला, दूसरा वाला क्यों नहीं होगा? ये तो यही तो जानने के लिए डिस्कशन देख रहे हो, तो वो जानना ज़रूरी है। जब तक वो नहीं बताएंगे तो पता मज़ा कैसे आएगा। नेक्स्ट में आ जाओ अपने, ठीक। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ये 68 हो गया, तो ये होगा 69।
69 में देखो पैसिव वॉइस बनाओ। पैसिव वॉइस किसके बनाए? मदर लव्स। अब जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा होता है तो हम इसको क्या बनाते हैं? एज या एम या आर वगैरह, ठीक है। ये हो गया एज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। द बेबी है तो बेबी पहले हो गया, देखो चारों में बेबी है तो बेबी के लिए क्या लगाओगे? इज लगाओगे कि एम की आर, तो इज ही लगेगा, जाहिर सी बात है। हैज़ बीन, वाज और विल भी तो होगा ही नहीं, एक ही तो होगा इज के साथ। अच्छा, अगर यहाँ पे इज एम आर लगाए तो थोड़ा कन्फ्यूजन भी होता है, लेकिन अब विल लगा दिया तो विल तो होगा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो चौथा वाला हो गया। आगे आ जाओ। नेक्स्ट में क्या है? क्वेश्चन नंबर 70 में क्या है? फिर देखो पैसिव वॉइस बनाओ। अब देखो यहाँ क्या लिखा? पीपल कंसीडर दैट। लग रहा है सेंटेंस इनडायरेक्ट नरेशन का। देखो पीपल कंसीडर के बाद ये दैट लगा, दैट के बाद सेंटेंस लिखा। पीपल सब्जेक्ट हो गया, लोगों को लगता है। क्या लगता है लोगों को? ये पीपल हो गया हमारा सब्जेक्ट और कंसीडर क्या हो गई? हमारी वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या है? अब देखो ये ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या लगा दिया? दैट लगा के वाक्य लिख दिया। तो यहाँ लिखा है कि क्या कि राधा इज क्रिएटिव इन हर वर्क। अब यहाँ राधा इज क्रिएटिव इन हर वर्क, ये स्टेटिव सेंटेंस है, इसमें कोई एक्शन हो नहीं रहा, तो यहाँ से यहाँ तो पैसे बनाना नहीं है। तो लोग मानते हैं, लोग क्या मानते हैं? ये जो बात मैंने ये बड़ा वाला जो सर्किल लगाया, ये यही बात है जो लोग जिस पर बिलीव करते हैं, तो यही बात हमारी क्या हो जाएगी? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब इतना बड़ा ऑब्जेक्ट ले जाके एक पैसिव बनाना ठीक नहीं है, तो इसके बदले में क्या लगा लेते हैं? इट लगाते हैं, मतलब इट से ये पैसिव बनेगा। पीपल कंसीडर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मतलब क्या हुआ? इज एम आर लगाना पड़ेगा, तो इट के साथ इट इज कंसीडर्ड, किसी में है नहीं, सीधे से क्या लगा? इट इज कंसीडर्ड दैट। समझ में गया? अब बाय पीपल में जब सब लोगों को यही मानना है तो बाय पीपल लिखने की ज़रूरत है क्या है? छोड़ दो वहीं पे, इट इज़ कंसीडर्ड दैट। समझ गए? थोड़ी एडवांस, थोड़ी एक्टिव पैसिव है ये, ठीक है। आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 71। अब 71 से 75 तक में क्या होगा? एक पैसेज दिया होगा, ठीक है। अब ये 71 से 80 तक का यही हाल होगा, ध्यान रखिएगा। 10 क्वेश्चन हैं जो पैसेज पर बेस्ड होंगे। क्वेश्चन पढ़िए, पैसेज का आंसर दीजिए। उसके बाद जो 20 क्वेश्चन होंगे वो क्लोज टेस्ट पर बेस्ड होंगे। चलिए, अब ग्रामर का काम खत्म हो गया, शुरू हो जाइए, ठीक है। तो मैंने बताया कि ये पैसेज आप पहले ना करिएगा, पहले क्या करिएगा? क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन पढ़िएगा तो आप केवल काम की चीज़ें इसमें कंसंट्रेट करेंगे, नहीं तो पूरा पैसेज याद करेंगे भाई, इतना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा, और ये पूरा पैसेज जो बहुत लंबा था, एक पेज में आता ही नहीं है। तो अब पहले हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 71 में इन्होंने क्या कहा कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पब। उस पब का क्या नाम था? पब का मतलब जहाँ पर पीने वीने के लिए लोग जाते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पब वेयर द ओल्ड मैन वेंट आफ्टर टेकिंग मनी फ्रॉम मदर एंड डॉटर। इस कहानी में एक मदर होगी, एक डॉटर होगी, उनसे पैसा लिया होगा एक बूढ़े आदमी ने और पब में घुस गया। उस पब का नाम, तो एक देखो फैक्ट पूछा ना इन्होंने, फैक्ट है, डेटा है कि उस पब का नाम याद रखना। ये 4 नाम है, 4 अभी हमें नाम से गोली मारो, कोई लेना देना नहीं है। अब ये तो याद ही रहेगा ना पब का नाम। आगे देखो, वेयर हैज़ द नरेटर ऑफ स्टोरी, जो स्टोरी का नरेटर है, वेयर हैज़ द नरेटर गॉन विजिट अ डेंटिस्ट। तो ये भी बता दिया इन्होंने कि दांत दिखाने के लिए वो गया था, डेंटिस्ट के पास गया था या गई थी, दो ही तो हमें कैरेक्टर लग रहे हैं, एक लड़का एक लड़की है, उसकी मम्मी है। तो कहाँ गए थे वो? खाली है, डेंटिस्ट के पास गए थे ये नहीं बताना है, कहाँ गए थे? लंदन, न्यूयॉर्क, ब्रिस्टल या लिवरपूल, ठीक है। 2 चीज़ें हो गई। क्वेश्चन कौन से दोनों याद रखने हैं? 2 क्वेश्चन हमको याद रखने हैं कि वो बूढ़ा आदमी किस पब में गया था, उसका नाम क्या था, और लड़की अपना दांत दिखाने के लिए कहाँ गई थी। एंटोनीम ऑफ डिस्ट्रस्टफुल। डिस्ट्रस्टफुल मतलब जिस पर हम भरोसा ना कर पाएँ, इसका एंटोनीम बताना है, अपोजिट बताना है। अभी मत लगाइए, पैसेज पढ़ने के बाद लगाइएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। इस पैसेज का टाइटल क्या होगा? ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन होगा, ये पूरा पैसेज पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आएगा, ठीक है। और ये है अकॉर्डिंग टू द पैसेज। इस पैकेज के अकॉर्डिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये 4 स्टेटमेंट दिए हैं पैसेज के अकॉर्डिंग, इनमें से कौन सी बात करेक्ट है और कौन सी बात करेक्ट नहीं है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अब हम लोग शुरू करते हैं इसको पढ़ना। तो पहले पैसेज पढ़ो। पैसेज में
आप क्वेश्चन ढूंढते चलिएगा। लिखा नरेटर ऑफ दिस स्टोरी इज अ 12-year-old गर्ल, जो नरेटर है वो 12 साल की एक लड़की है। हु हैज़ गॉन टू लंदन, कहाँ गई है वो, लंदन है। एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया, ठीक है। कहाँ गए थे वो दांत दिखाने, लंदन गए थे। विद हर मदर, अपनी माँ के साथ जाती है। टू विजिट टू अ डेंटिस्ट, डेंटिस्ट को मतलब दांत दिखाने जाती है। एक आंसर हो गया। द गर्ल हैज़ अ टूथ फिल्ड एंड देन शी एंड हर मदर गो टू कैफ़े आफ्टरवर्ड, उसके बाद दांत में उसकी फिलिंग हुई, उसके बाद जाते हैं ये लोग कैफ़े जाते हैं। कैफ़े में वेयर इट इज़ टाइम टू गो होम, जब घर जाने का समय होता है तो डिस्कवर दैट, पता चलता है कि इट इज़ पोरिंग रेन, तो बड़ी तेज़ी के साथ बारिश हो रही थी। दे हैव नो अम्ब्रेला, इनके पास छाता नहीं था। दे डिसाइडेड टू गो टू अ टैक्सी, उन्होंने सोचा कि चलो एक टैक्सी ले लेते हैं। वाइल दे आर वॉचिंग फॉर कैब, जब वो कैब का वेट कर रहे थे उसी समय एन ओल्ड जेंटलमैन शेल्टरिंग अंडर एन अम्ब्रेला, एक छाता के नीचे मतलब छाता लिए हुए एक आदमी, बूढ़ा आदमी आता है इनके पास। अप्रोचेज देम, ही आस्क फॉर अ फेवर, वो इनसे कहता है कि एक फेवर करिए मेरा, एक मतलब इनसे मदद मांगता है वो। द गर्ल्स मदर इज़ वेरी डिस्ट्रस्टफुल, यही क्वेश्चन पूछा गया था। ऑफ स्ट्रेंज मैन, जो लड़की की मम्मी है वो अजनबियों पर भरोसा नहीं करती हैं। डिस्ट्रस्टफुल का मतलब क्या हुआ, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इजली ऑन अदर्स, जो आसानी से दूसरे पर भरोसा नहीं करते। 3 क्वेश्चन हो गया, नहीं 2 क्वेश्चन हुआ। आगे लिखा द ओल्ड मैन एक्सप्लेन दैट, बूढ़ा आदमी कहता है कि ही हैज़ फॉरगॉटन हिज वॉलेट, वो मैं अपना पर्स कहीं भूल आया हूँ। एंड वुड लाइक टू गो सेल देम हिज अम्ब्रेला, और मैं अपना पर्स कहीं मेरा खो गया है और मैं अपना छाता आप लोगों को बेचना चाहता हूँ। इन रिटर्न फॉर टैक्सी फेयर बैक टू हिज होम, मतलब टैक्सी से घर जाना है तो हमको किराया चाहिए इसलिए छाता बेचूंगा। ही एक्सप्लेन्स दैट इट इज़ वेरी नाइस सिल्क अम्ब्रेला, तो कहता है कि ये जो बहुत ही नाइस सिल्क का अम्ब्रेला है वर्थ 20 पाउंड, और करीब 20 पाउंड का इसकी कीमत हो सकती है। बट हिज लेग्स आर वीक, लेकिन पैर बहुत कमज़ोर हैं मेरे, मैं बीमार हूँ। एंड सिंपली मस्ट टेक टैक्सी होम, और पैदल नहीं जा पाऊँगा, मुझे टैक्सी लेके घर जाना पड़ेगा। तो द मदर लाइक्स द साउंड ऑफ द डील, उनकी जो मम्मी है बच्ची की, उनको ये डील की साउंड मतलब ये डील अच्छी लगती है, यार सौदा तो बढ़िया है, ले लो, ठीक है। लेकिन लिटिल गर्ल जो है वरीज दैट, वो जो छोटी बच्ची है उसको इस बात की चिंता हो रही है कि यार किसी मजबूर आदमी से कोई चीज़ लेना ये तो बेईमानी टाइप की होगी, तो वो उसके दिमाग में है। वो सोच रही कि टेकिंग एडवांटेज ऑफ द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी का हम फ़ायदा उठाएंगे, तो ये गलत बात होती है। मदर रेफर्स टू सिंपली गिव हिम द कैब फेयर, तो उसकी मम्मी कहती हैं कि तुम ऐसे ही पैसा ले लो हमको और छाता नहीं लेंगे हम। बट ही इंसिस्ट दैट दे टेक द अम्ब्रेला, पर वो बहुत इंसिस्ट करता है कि नहीं छाता ले लीजिए, नहीं तो मैं ऐसे नहीं लूँगा, ठीक है। तो द ट्रांसैक्शन इज मेड, मतलब सौदा हो जाता है। एवरीवन इज हैप्पी, दोनों लोग खुश हैं। एज द मदर्स प्राउडली एक्सप्लेनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ करेक्टली जजिंग पीपल, उसके बाद माँ जो है बड़ी प्राउडली ये कह रही हैं उस बच्ची से कि देखो आदमी को परखने में हम कितने मतलब अच्छे हैं, कैसे करेक्टली जज करते हैं। उसी में डॉक्टर नोटिस दैट द ओल्ड मैन हैज़ क्विकली क्रॉस द स्ट्रीट, तो जो बच्ची है वो नोटिस करती है कि जो बूढ़ा आदमी है उसने स्ट्रीट को बड़ी क्विकली पार किया, मतलब बड़ी तेज़ी के साथ। अभी कह रहा था कि मेरे घुटनों में दर्द होता है, मैं जा नहीं पाऊँगा, अभी गली बहुत तेज़ी के साथ वो पार कर दिया, हरिंग वे, मतलब बहुत जल्दी जल्दी निकला। तो लड़की बोलती है ही डजंट लुक वेरी टायर्ड टू मी, ये आदमी जो कह रहा था कि मैं इतना थक गया हूँ, पैर इतने कमज़ोर हैं, जा नहीं पाऊँगा, ये मुझे थका हुआ कमज़ोर तो लग नहीं रहा है। फिर वो कहती है वो बोली तो मदर इज़ डिसप्लीज्ड, तो माता जी को, इनकी मम्मी को जो भी कह रही थी कि हमको देखो कितना बढ़िया सौदा किए, वो डिसप्लीज्ड हो जाती हैं। उसके बाद क्या कहती हैं, ही हैज़ अप टू समथिंग, मतलब वो कुछ करने जा रहा है, वो कुछ करने जा रहा है, ऐसा करो। दे डिसाइड टू फॉलो हिम, और वो लोग डिसाइड करते हैं माँ बेटी कि चलो इसको पीछे पीछे चलते हैं इसके। दे क्विकली फॉलो हिम, वो पीछे पीछे उसकी जाती हैं वो लोग, और जब जल्दी से वो देखते हैं कि वो जल्दी से घुस गया थ्रू द रेनी स्ट्रीट, बारिश हो रही थी, उसे जल्दी से जाता है। कहाँ पहुँचता है ये लोग, कहाँ पाते हैं उसको, इवेंचुअली दे फाइंड देमसेल्व्स एट अ पब, वो पहुँची कहाँ, वो लोग पब में पहुँची। एक क्वेश्चन था ना ये, वो आदमी पब में घुस गया। पब का नाम क्या था, द रेड लाइन, ये आंसर हो गया, एक आंसर द रेड लाइन। 3 आंसर हो गए, 2 आंसर और कौन से थे कि इस पैसेज के आधार पर क्या बात ट्रू है, और एक था इसका टाइटल, ठीक है। और उसके बाद एंड वॉच थ्रू द विंडो, खिड़की से इन लोगों ने देखा कि वो अंदर पहुंच रहा है, और 1 पाउंड देता है किसके लिए, ट्रिपल हुस्की के लिए। कहानी समझ में आ गई ना, ठीक है। अब आ जाओ आंसर करते हैं हम लोग। ये वाला आपका क्वेश्चन नंबर 71 में क्या है,
कहाँ गए थे ये लोग ना, वेयर डिड द ओल्ड मैन वेंट, बूढ़ा आदमी पैसे लेने के बाद कहाँ गया था, बोलो। ये क्लब लायन तो था नहीं, द वाइट लायन तो था नहीं, वाइट टाइगर था नहीं, क्या था, द रेड लायन, ये उस पब का नाम था, द रेड लायन, चौथा हो गया। नीचे जो नरेटर ऑफ द स्टोरी, कहाँ गए थे ये लोग, कहाँ गए थे, कहा था ना लंदन गए थे, पहले ही लाइन में इसका आंसर मिला था। अब आगे बढ़ो 73 में, ठीक है। 73 का क्वेश्चन क्या है, एंटोनीम बताना है। एंटोनीम किसका, डिस्ट्रस्टफुल, ऐसा आदमी जो किसी पर भरोसा नहीं करता, उनकी मम्मी को भरोसा नहीं होता ना किसी पर, तो क्या करोगे, इसका एंटोनीम बताना है ना। एंटोनीम का मतलब क्या हुआ, लीरे हो गया और साइनिकल हो गया और कॉशस हो गया और इंजीनियस होगा। इंजीनियस का अभी थोड़ी देर पहले हमने आप लोगों को मतलब बताया था। तो लियरी का क्या मतलब होता है, पहले ये बताओ। लियरी का मतलब क्या होता है, बहुत ही कनिंग टाइप का। देखो ये क्लेवर है, लियरी क्लेवर है, लेकिन कौन वाला क्लेवर है, अच्छा वाला क्लेवर नहीं, धूर्त वाला क्लेवर है जो दूसरों को उल्लू बनाता है। तो ये डिस्ट्रस्टफुल, बिल्कुल ये तो डिस्ट्रस्टफुल होगा, किसी भरोसे नहीं कि ये आंसर नहीं होगा। साइनिकल का मतलब दूसरों में कमियां निकालने वाला, ये भी नहीं होगा। कॉशस का मतलब क्या होगा, बहुत ही सतर्क होगा, तो साइनोनिम हो जाएगा ना, डिस्ट्रस्टफुल होगा, बहुत सतर्क होगा। इंजीनियस का मतलब क्या होता है, निहायत सरल, बहुत सीधा साधा आदमी, तो ये होगा, बहुत सीधा साधा आदमी होगा। इंजीनियस आदमी होगा तो दूसरे पर भरोसा आसानी से कर लेगा। अब आ जाओ, टाइटल बताओ, सुटेबल टाइटल क्या ऑप्शन है, पब्स ऑफ लंदन। तो पब्स ऑफ लंदन का मतलब इस पूरे पैराग्राफ में लंदन के पब्स के बारे में तो कोई बात कही नहीं गई, एक पब का जिक्र आया, उसका नाम बताया, बस पब के बारे में नहीं कुछ डिटेल थी, ठीक है। वो बूढ़े आदमी की डिटेल थी कि वो एक पब में घुस जाता है, तो ये किसके बारे में पैसा चल रहा है, तो बूढ़े आदमी के बारे में पैसा चल रहा है। इसके मेन रोल में तो वो लड़की और उसकी मम्मी भी नहीं है, मेन रोल में तो बूढ़ा आदमी है, कहानी का सेंटर ही वही है। रेनी डे ने माना कि ये बरसात, उस दिन बरसात हो रही थी, ठीक, जिस दिन ये घटना घटी उस दिन बारिश हो रही थी, इन लोगों के पास छाता नहीं था, वो छाता बेचने आया था। तो रेनी डे का रोल है थोड़ा सा, लेकिन जो मेन कहानी है वो बूढ़े आदमी और इन लोगों की है, बरसात की कहानी नहीं है यहाँ पे। विजिटर डेंटिस्ट, ये भी एक लाइन में ख़त्म हो गया है। द क्यूरियस ओल्ड मैन, द क्यूरियस ओल्ड मैन का मतलब एक ऐसा आदमी जिसमें सबकी क्यूरियोसिटी थी, जिसका पीछा करने के लिए वो दोनों गईं, और ये ओल्ड मैन ही है, पूरी आधी कहानी में ये ओल्ड मैन ही है। वही बरसात में वही आता है, वही इनको ऑफ़र करता है, उसी को ये लोग पीछे जाते हैं, वही पब में घुसता है। तो ये इस कहानी के सेंटर में कौन होगा, ओल्ड मैन होगा, तो वो चौथा वाला ऑप्शन होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट में आ जाओ, तो नेक्स्ट में देखो कौन सी बात इसमें कही जा रही है, विच ऑफ द ये इज करेक्ट, कौन सी बात इसमें से सही है, क्या कह सकते हो क्या नहीं कह सकते हो। आओ, व्हेन मदर एंड गर्ल डिसाइडेड टू गो होम दे हैड नो अम्ब्रेला, जब वो लोग घर जा रहे थे, व्हेन मदर एंड गर्ल डिसाइडेड टू गो होम, जब घर जाने की बात कर रहे थे, तो दे हैड नो अम्ब्रेला, तो इनके पास कोई छाता नहीं था, ठीक है। तो ये 75 में एक बात तो ये हो गई। अब आगे आ जाओ, द ओल्ड मैन यूज द पाउंड नोट, उस आदमी ने 1 पाउंड का नोट यूज किया, गिवन बाय द गर्ल्स मदर टू टेक टैक्सी, तो क्या उसने उस पैसे से टैक्सी की थी, बिल्कुल नहीं की थी। अच्छा, ओल्ड मैन वाज सेलिंग देम अ सिल्क अम्ब्रेला वर्थ 1 पाउंड, 1 पाउंड कीमत का वो बेच रहा था अम्ब्रेला, ने 20 पाउंड का था, उसने बताया था कि 20 पाउंड का अम्ब्रेला है, ठीक है, ये गलत हो गया। मदर गेव ओनली अ कैब फेयर, डिड नॉट टेक द अम्ब्रेला, उसने, उसकी मम्मी ने उसको कैब फेयर दिया था, अम्ब्रेला नहीं लिया था, नहीं अम्ब्रेला लिया था, क्योंकि उसने कहा था अम्ब्रेला ले लीजिए। तो ये तीनों बातें गलत हो गई। और जब यहाँ कहा गया है कि मदर एंड गर्ल डिसाइडेड टू गो, जब ये लोग घर जाने की सोचती हैं, तो दे हैड नो अम्ब्रेला, इनके पास छाता नहीं था, ये बात सही है, ठीक है। आगे आ जाओ नेक्स्ट पे। तो अब आते हैं, तो फिर एक पैसेज मिला हमको, वही लंबा चौड़ा हेल्दी मोटा ताज़ा सा, जिसके लिए आप पहले क्या करो, पहले थोड़ी मशक्क़त करो, मेहनत करो। इसमें भी करेंगे कैसे सॉल्व, वही हमको पहले क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग आगे चलेंगे। तो अब हम सीधे कहाँ पहुँचते हैं, इसके में पहुँचते हैं हम लोग सीधे क्वेश्चन पे। तो ये 3 पेज का होगा, ठीक। 76 में आ जाओ, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में पूछे नॉट करेक्ट, कौन सी बात, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, पहले बता रहे हैं कि कौन सी बात करेक्ट नहीं है। इसके पहले वाले में क्या था, कौन सी बात करेक्ट है, तो पैसेज के अकॉर्डिंग क्या करेक्ट नहीं है, ये तो भाई बाद में पता चलेगा, अभी हम पैसेज तो पढ़े नहीं हैं, ये फैक्चुअल हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, तो
नेक्स्ट का क्वेश्चन क्या है, 2 क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें बताना है एंटोनिम किसका, बाउंड्रीज का एंटोनिम बताना है। बाउंड्रीज का एंटोनिम मतलब उसमें कहीं बाउंड्री का जिक्र आएगा, उसका एंटोनिम बताना है। ध्यान रखना बाउंड्रीज पर, और क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। व्हाट कैन बी सुटेबल टाइटल, टाइटल की बात भी तो भैया बाद में ही आ पाएगी, अभी तो आ नहीं पाएगी। पैसेज के बारे में कुछ नहीं पता कि पता नहीं किस चीज़ के बारे में, आगे आ जाओ, ठीक है। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 79 और 80। इन्होंने क्या कहा, द प्लेट बाउंड्रीज आर मेड, प्लेट बाउंड्री, कोई प्लेट होगी उस प्लेट की बाउंड्री है, आर मेड अप ऑफ मेनी, क्या प्लेट की जो बाउंड्री है वो बहुत सारी किन चीज़ों से मिलकर बनेगी, फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ द स्टार्ट ऑफ अर्थक्वेक, अच्छा तो ये पैसेज अर्थक्वेक पर है। पैसेज के अकॉर्डिंग अर्थक्वेक की स्टार्ट ऑफ अर्थक्वेक, जब अर्थक्वेक शुरू होता है तो उसकी लोकेशन क्या होती है, ठीक है। आगे लिखा डायरेक्टली एबव इट ऑन द सरफेस, वो जहाँ पर अर्थक्वेक उठता है उसके ठीक ऊपर सरफेस पर, ठीक है, ऑन द अर्थ की सरफेस पर, उसको क्या कहा जाता है, उस जगह का नाम क्या होता है, जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है धरती के नीचे, जहाँ से स्टार्ट होता है उसके ठीक ऊपर अर्थ के सरफेस पर जो जगह होती है उसका नाम क्या होगा, क्या नाम रखेंगे, एपी सेंटर, आर्थो सेंटर, हाइपो सेंटर या सेंट्रॉइड, तो इन्हीं में से कोई नाम आएगा। तो ज़रा ध्यान रखिएगा जब अर्थक्वेक के सेंटर की बात कही जाएगी, और सेंटर कहाँ, नॉट बिलो द अर्थ, कहाँ लगाना है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये वाला नाम आएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन, अच्छा नहीं ये तो नहीं होगा, हमारे कितने क्वेश्चन हो गए जी, क्वेश्चन अच्छा 80 तक की बात हो गई। अब चलो हम लोग पैसेज पढ़ते हैं, ठीक है, आ जाओ भैया पैसेज में। ये पैसेज तो है बड़ा लंबा चौड़ा, ये रहा आपकी स्टार्टिंग 76, लिखा एन अर्थक्वेक इज व्हाट हैपेंस व्हेन 2 ब्लॉक्स ऑफ अर्थ सडनली स्लिप पास्ट वन अनदर। अर्थक्वेक तब होता है जब जो 2 ब्लॉक हैं अर्थ की, 2 ब्लॉक्स एक के ऊपर एक ऐसे जब चलती है, रगड़ जाती है ना, ठीक है, ये हाथ है ऐसे रगड़ेंगे तो क्या होगा, तब अर्थक्वेक आता है, ये 2 प्लेटें जब रगड़ जाती हैं। लिखा है द सरफेस वेयर दे स्लिप, जहाँ जिस सरफेस पर ये दोनों सरकती हैं एक दूसरे के ऊपर, कॉल्ड फॉल्ट या फॉल्ट प्लेन, इनको फॉल्ट या फॉल्ट प्लेन कहते हैं। जिस सरफेस पर रगड़ेंगी उसको फॉल्ट प्लेन कहते हैं। अभी हम इस पर कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, ठीक, लेकिन ये होता है ना जो वहाँ पे क्या ट्रू है क्या नहीं है, ये इसके लिए ध्यान रखना होगा, ठीक है। ये याद रखिएगा कि जिस सरफेस पर ये एक दूसरे के ऊपर यूँ सरकती हैं उनको फॉल्ट प्लेन कहा जाता है। ये हो गया द लोकेशन बिलो द अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ की सरफेस के नीचे जहाँ अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, वेयर द अर्थक्वेक स्टार्ट्स, उसको क्या कहते हो, हाइपो सेंटर। हाइपो सेंटर मतलब ये अर्थ हो गई, ये अर्थ है, ठीक है, यहाँ जो है वो स्टार्ट हो रहा है अर्थक्वेक, तो इसको क्या कहोगे, हाइपो सेंटर। और यहाँ से स्टार्ट होके ये जो ज़मीन के ऊपर वाला पोर्शन अर्थ के ऊपर, यहाँ सेंटर है, यहाँ से शुरू हो रहा है, इसके ठीक ऊपर अर्थ की सरफेस के ऊपर जो जगह होगी उसको क्या कहोगे, आगे लिखा हुआ है एंड द लोकेशन डायरेक्टली अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एपी सेंटर, ठीक उसके ऊपर की इसको क्या कहोगे, इसको कहोगे एपी सेंटर। यही वाला क्वेश्चन पूछा था, यही वाला, ठीक है, एपी सेंटर वाला। समटाइम्स एन अर्थक्वेक हैज 4 स्ट्रोक्स, कभी कभी क्या होता है कि अर्थक्वेक के 4 शॉक्स होते हैं, मतलब भूकंप आने के पहले कुछ झटके, शॉक्स 4 का मतलब कि वो पहले ही कुछ झटके महसूस किए जाते हैं। दीज आर स्मॉल अर्थक्वेक, इनको छोटे छोटे अर्थक्वेक के रूप में आप कह सकते हो। दैट हैपन इन द सेम प्लेस एज द लार्जर अर्थक्वेक फॉलो, जहाँ बड़ा वाला अर्थक्वेक आता है वहीं से ये वाले छोटे छोटे भी आते हैं, मतलब बड़ा आना होता है उसके पहले 1-2 छोटे छोटे अर्थक्वेक आ जाते हैं, उनको 4 शॉक्स कहा जाता है। साइंटिस्ट कैन नॉट टेल द अर्थक्वेक इज 4 शॉक, मतलब वैज्ञानिक ये तब तक नहीं बता पाएंगे कि ये 4 शॉक है या मेन शॉक है जब तक पूरा ख़त्म नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। तो अनटिल द अर्थक्वेक्स द लार्जेस्ट, इन्होंने कहा कि जो सबसे बड़ा वाला होता है उसको क्या कहते हैं, मेन अर्थक्वेक इज कॉल्ड मेन शॉक, जो मेन वाला होगा जो सबसे बड़ा वाला शॉक आता है उसको मेन शॉक कहा जाता है। मेन शॉक ऑलवेज हैव आफ्टर शॉक्स, जो मेन शॉक आता है उसके बाद में आफ्टर शॉक्स आते हैं, मेन भूकंप आने के बाद भी कुछ झटके आते हैं, और जो पहले आते हैं उनको कहा जाता है 4 शॉक्स, उसके बाद आएगा मेन वाला जो तबाही मचाता है, उसके बाद आफ्टर शॉक्स भी आते हैं।
आगे लिखा है कि दीज आर स्मॉलर अर्थक्वेक, जो फोर शॉक होता है, जो आफ्टर शॉक होता है, वो छोटे वाले होते हैं। दैट अकर आफ्टरवर्ड द सेम प्लेस एज द मेन शॉक, वो उसी जगह पर होते हैं जहाँ मेन शॉक आता है। डिपेंडिंग ऑन द साइज, ये इस पर डिपेंड करता है कि उसकी साइज, जो मेन शॉक की है, मेन शॉक है, उसका साइज क्या होगा, उसी के आधार पर डिपेंड करेगा कि आफ्टर शॉक कैसे होंगे। आफ्टर शॉक्स कैन कंटिन्यू फॉर अ वीक, मंथ, इवन ईयर। जो आफ्टर शॉक होते हैं वो कभी कभी मतलब महीनों सालों तक आते रहते हैं, छिटपुट मेन शॉक के बाद। आगे लिखा अर्थ हैज़ 4 मेजर लेयर्स, अर्थ जो है, जो धरती है, उसकी 4 क्या होती हैं, 4 मेजर लेयर होती हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा, 4 मेजर लेयर्स होती हैं। ट्रू फॉल्स वाले पूछ सकते हैं। द इनर कोर, उसमें क्या होगी, एक इनर कोर होगी, एक आउटर कोर होगी, एक मेंटल होगा और एक क्रस्ट होगा। तो कोर में 2 हो गया, इंटर आउटर, बीच में मेंटल हो जाएगा और लास्ट में क्रस्ट आ जाएगा। क्रस्ट एंड द टॉप ऑफ द मेंटल, जो क्रस्ट है और जो मेंटल का टॉप है, ये क्या करते हैं, एक थिन स्किन बनाते हैं, एक मतलब पतली सी स्किन बनाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ आवर प्लैनेट। ठीक है, बट दिस स्किन इज नॉट ऑल इन वन पीस। जो ये ऊपर वाली स्किन है, ऊपर वाली, वो ऑल इन वन पीस में नहीं है, मतलब एक टुकड़े की बनी हुई नहीं, वो छोटे छोटे टुकड़े की बनी हुई है। ठीक है ना, मेंटल के ऊपर। अब आगे लिखा है कि इट इज़ मेड अप ऑफ मेनी पीसेज, इसमें छोटे छोटे कई सारे टुकड़े होते हैं, लाइक पजल कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। नॉट ओनली दैट बट दीज पजल्स, जो उसमें ढेर सारी प्लेटें होती हैं, वो क्या करती हैं, कीप स्लोली मूविंग अराउंड, वो इधर उधर सरक रही होती हैं, स्लाइड कर रही होती हैं, खिसक रही होती हैं आगे पीछे की ओर। ठीक है, उसके बाद पास्ट वन अंदर एक दूसरे के पास से गुजरती हैं, एंड बम्पिंग इनटू ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, टकरा जाती हैं, लड़ जाती हैं कभी कभी। वी कॉल दीज पजल पीसेस टेक्टोनिक प्लेट्स, इन पजल पीसेज को हम लोग क्या कहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स का मतलब क्या हुआ, एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये हो गई, ऐसे एक प्लेट ये है, पता लगा ये एक दूसरे की ओर मूव करेगी, ये वाली इसके ऊपर आके क्या हो गई, थोड़ी सी राइज चढ़ गई तो यहाँ के ऊपर सब हिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ये सब एक दूसरे की ओर खिसक रही हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, ये कोर हो गया, ये कोर, इनर कोर, आउटर कोर, इसके ऊपर मेंटल के ऊपर क्या हो गया, क्रस्ट। तो यहीं पर मेंटल, ये वाला जो पोर्शन है, क्रस्ट और मेंटल के बीच में यहीं प्लेटें होती हैं, ऐसे प्लेटें होती हैं, और 7 बड़ी बड़ी प्लेटें हैं जो एक दूसरे के ऊपर क्या रही हैं, एक ऐसे रखी हुई हैं, एक दूसरे से रगड़ जा रही हैं, सरक जाती हैं, जहाँ थोड़ा सा खिसकती हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हैं, वहीं भूकंप आ जाता है। ठीक है, आ जाओ। तो ये हो गया, इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट। और एज ऑफ द प्लेट, जो प्लेट की एज होती है, एज मतलब क्या हुआ, जो किनारा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लेट बाउंड्री। तो किनारे को कहते हैं, यही कहा ना इन्होंने, एज मतलब क्या हुआ, बाउंड्री। ठीक है, जैसे ये कोई चीज़ हो गई तो इसको क्या कहोगे, इसको क्या कहोगे, बाउंड्री कहोगे ना, बाउंड्री यही तो होती है, एज को कहते हैं। और अब ये बाउंड्री हो गई तो कोर क्या होगा, कोर हो गया केंद्र, मतलब ये बाउंड्री का अपोजिट क्या होगा, फिर कोर होगा। और क्या, बाउंड्री क्या हो गई, बाहर हो गई, और उसका अपोजिट क्या होगा, अंदर की ओर हो गया, तो ये क्या हो गया, कोर। ठीक है, आगे चलते हैं, अरे क्लियर हो, इनको बाउंड्री कहते हैं। आगे लिखा है कि द प्लेट बाउंड्रीज आर मेड अप ऑफ मेनी फॉल्ट्स, जो प्लेट की बाउंड्री होती है वो बहुत सारे फॉल्ट से, फॉल्ट का मतलब बताए थे ना, फॉल्ट क्या होता है, जो जहाँ पर एक दूसरे के ऊपर रगड़ जाता है, जहाँ पर भूकंप आता है। आगे लिखा है कि द मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक्स अराउंड द वर्ल्ड अकर ऑन दीज फॉल्ट्स, यही जो फॉल्ट होते हैं, यहाँ 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं, एक प्लेट एक दूसरे प्लेट के ऊपर रगड़ जाती है, उसको फॉल्ट कहते हैं। और दुनिया के सारे बड़े बड़े भूकंप, दुनिया के सारे मेजर अर्थक्वेक इन्हीं फॉल्ट्स पे आते हैं। सिंस द एज ऑफ द प्लेट आर रफ, जो प्लेट होती है उसकी जो एज, किनारा होता है, वो थोड़ा रफ टाइप का होता है, खुरदरा चिकना नहीं होता। दे गेट स्टक वाइल द रेस्ट ऑफ द प्लेट कीप मूविंग, और वो रफ होता तो वहीं पे अटक जाता है, बाकी जो प्लेट है वो मूव कर रही है, और जो उसका किनारा वाला पोर्शन है वो अटक जाएगा, क्योंकि खुरदरा होता है, रफ होता है। फाइनली क्या होगा, फाइनली व्हेन द प्लेट हैज़ मूव्ड फॉर एनफ, जब प्लेट थोड़ी बहुत खिसक जाती है तो उसके बाद एज अनस्टिक, जो एज है, जो वहाँ पे चिपका हुआ, जहाँ पकड़े हुआ, वो छोड़ देता है। वन ऑफ द फॉल्ट या देयर इज एन अर्थक्वेक, जब वहाँ से छूटेगा, आगे खिसकेगा, तब तो वहीं पे क्या आ जाता है, भूकंप आ जाता है। यही कहानी होती है भूकंप की। अब चलिए चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन करते हैं। अब तो हो गया ना सब कुछ, तो 30 में ये आया क्वेश्चन, नॉट ट्रू बताओ सबसे पहले क्या चीज़ सही नहीं है।
कह रहे हैं द क्रस्ट एंड द टॉप ऑफ मेंटल, क्रस्ट और मेंटल का टॉप है, मेक अप अ थिन स्किन, एक पतली सी स्किन बनाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ आवर प्लेट। ये बात तो ट्रू है, ठीक है। अब आंसर कौन सा होगा? जो नॉट करेक्ट होगा। समटाइम्स एन अर्थक्वेक हैज़ फोर्स को, कभी कभी की अर्थक्वेक के फोर्स शॉक आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे? तीसरा है अर्थ है 3 लेयर्स, अर्थ में 3 लेयर्स नहीं होती, क्या बोले थे? 4 लेयर्स होती हैं। तो नॉट करेक्ट में क्या आ गया? थर्ड वाला आ गया। ये इसी के तलाश थी, ढूंढ रहे थे, मिल गया। चलो आगे चलते हैं अब, ठीक है। अब आते हैं हम लोग किस पे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 77। एंटोनियम बताओ किसका? बाउंड्री का। बाउंड्री का एंटोनियम। वर्ज क्या हो गया? किनारा, साइनोनिम हो गया। ब्रिंक क्या हो गया? किनारा, साइनोनिम हो गया। रिम क्या हो गया? किनारा, साइनोनिम हो गया, ठीक है। कोर क्या होता है? केंद्र, ये एंटोनिम हो गया। ये आंसर हो गया आपका। आगे आ जाओ 78 में। 78 में क्या है? इसका टाइटल बताओ। टाइटल ऑल अबाउट अर्थक्वेक्स, यही तो होगा। अर्थक्वेक के बारे में पूरी जानकारी दी ना इन्होंने, कहाँ से उठता है, कैसे उठता है, सारी जानकारी इन्होंने अर्थक्वेक के बारे में दी है, ठीक है। तो 78 में क्या होगा? 78 में हमें पहला है लग रहा है लेयर्स ऑफ अर्थ। केवल अर्थ के लेयर की बात तो इन्होंने बताई नहीं है ना, तो मेन शॉक, आफ्टर शॉक, केवल इन्हीं दोनों के बारे में भी चर्चा नहीं, फॉल्ट प्लेट सबकी चर्चा। देखो ये कन्फ्यूजन क्यों होता है टाइटल का? देखो बात इनके बारे में भी हुई, बात इनके बारे में भी, बात इनके बारे में, बात तीनों के बारे में हुई, लेकिन तीनों मिल के किसके बारे में बात कर रहे हैं? अर्थक्वेक के बारे में कर रहे हैं। जब लेयर की बात की तो अर्थक्वेक के रेफरेंस में, मेन शॉक आफ्टर शॉक की बात की तब भी अर्थक्वेक के बारे में, फॉल्ट की बात की तब भी अर्थक्वेक के बारे में एक्सप्लेन करते समय। तो मेन मुद्दा क्या है? अर्थक्वेक है, ठीक है ना। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 79। 79 में क्या पूछा है कि द प्लेट बाउंड्रीज आर मेड अप ऑफ। जो प्लेट होती है, प्लेट की बाउंड्री, ये मैंने कहा था ना, ये प्लेट होगी, इसकी बाउंड्री किसकी बनी होती है? बाउंड्री पे कोर होगा नहीं, बाउंड्री पे क्रस्ट भी नहीं होगा, क्या होगा? फॉल्ट होते हैं। जहाँ दो बाउंड्रीज एक दूसरे से टकराती हैं, जहाँ भूकंप आता है, उसको क्या कहते हो? फॉल्ट कहते थे ना हम लोग, इसको कहते हैं फॉल्ट। ये होता है स्पेस, कहाँ जाएगा। अब अगला इन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज लोकेशन ऑफ साल्ट ऑफ अर्थक्वेक, मतलब जो अर्थक्वेक आएगा उसकी लोकेशन बताना, डायरेक्टली एबव इट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब जहाँ सेंटर है, सेंटर के ऊपर, अर्थ के ऊपर, यहाँ इस वाले प्लेस को क्या कहते हो? तो ये तो एपिसेंटर बोला था। हाइपोसेंटर क्या होता है? इस वाले को, धरती के नीचे, जहाँ से स्टार्ट होता है धरती के नीचे वाला, वो हाइपोसेंटर होता है। और जहाँ स्टार्ट हुआ उसके ठीक ऊपर, धरती के ऊपर क्या होगा? वो एपिसेंटर हो जाता है, ठीक। बाकी ये दोनों थे नहीं यहाँ पे कोई सेंटर, 2 सेंटर थे, ठीक है। क्लियर है ना? पहला कौन सा होगा? एपिसेंटर होगा। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम लोग आते हैं किसमें? चर्चा अरे यहाँ कहाँ आ गए, ठीक है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 से 85। क्या है? क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में क्या करना है? देखो 5 जगह खाली दी हुई हैं, तो पहले आपको इसमें क्या करना है? इससे पहले क्वेश्चन नहीं पढ़ना, इससे पहले आपको पैसेज पढ़ना होगा। अब 2 बार लगाना पड़ेगा, एक बार पैसेज पढ़ोगे फिर दोबारा भरने के लिए देखोगे तो पूरा नहीं पढ़ना होगा। इन्होंने कहा होपिंग कंगारू इज अ डैश साइन इन एवरी स्नैपशॉट रिलेटिंग टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप कोई स्नैपशॉट लेते हो तो उसमें होपिंग कंगारू, मतलब उचकता हुआ कंगारू, क्या एक बहुत ही मतलब डैश साइट, मतलब एक कह सकते हैं एक चिर परिचित बहुत ही कॉमन सी साइट हो सकती है कि उसमें कंगारू आ जाए। मेंबर्स ऑफ द कंगारू फैमिली कैन बी एज स्मॉल एज अ रेट। जो कंगारू फैमिली के मेंबर होते हैं वो चूहे जितने बड़े भी हो सकते हैं और एज बिग एज मैन, आदमी जितना बड़े भी हो सकते हैं। कंगारूज आर फाउंड मेनली इन ऑस्ट्रेलिया। कंगारू कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया और न्यू गिनी में पाए जाते हैं। कंगारूज विद विच आर बिग फुटेड कंगारू जो होते हैं वो क्या होते हैं? बिग फुटेड होते हैं, इनके बहुत बड़े बड़े पैर होते हैं। मार्सुपियल होते हैं। मार्सुपियल किनको कहते हैं? जिनके शरीर में एक थैली होती है जिसमें अपने छोटे बच्चों को रखते हैं इमेच्योर होने तक। दैट इवॉल्व इन ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया में इनका विकास हुआ था, इवॉल्व हुए थे। यूज देयर शॉर्ट फ्रंट लेग्स, ठीक है, ये अपने आगे वाले जो छोटे छोटे पैर होते हैं उनको हाथ की तरह, आर्म की तरह इस्तेमाल करते हैं। द मैन साइज कंगारू, जो आदमी के साइज का होता है करीब करीब, ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया का, वो डैश ऑफ स्पीडिंग अप टू 88 किलोमीटर पर आवर फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। मतलब शॉर्ट डिस्टेंस मतलब 2-1 किलोमीटर दौड़ना हो तो 88 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो दौड़ सकता है, समझ लीजिए इतनी तेज़ है स्पीड इसकी। तो 2 फिलर का तो आपको अंदाज़ा लग गया ना कि हमको क्या लगाना है। अब तीसरे फिलर की ओर आ गया हूँ। लिखा कि देयर मीन्स ऑफ डैश बीइंग देयर पावरफुल हाइंड,
तो देयर मीन्स ऑफ डैश, उनका जो मीन्स ऑफ डैश मतलब साधन है डैश होने का, वो है उनका पावरफुल हाइंड लेग्स, मतलब पीछे वाले जो ताकतवर पैर हैं वो है। विच कैरी देम ओवर द ग्राउंड इन जंप्स, वो मतलब क्या हुआ, वो उनको लेकर के ग्राउंड पे चलता है। तो कितनी 9 मीटर जंप कितनी ले सकते हैं, 9 मीटर आर मोर, करीब 9 मीटर की ये जंप ले सकते हैं। ठीक है, आगे चलो। तो आप बाकी वाला ये है लिखा है, वेइंग अराउंड 70 kg, करीब 70 किलो के होते हैं। दे हैव एन एवरेज लाइफ स्पान ऑफ अबाउट 6-8 ईयर, मतलब 6 से 8 साल जीते हैं, मैक्सिमम 20 साल, इससे ज़्यादा नहीं जाते हैं ये। व्हेन बॉदर्ड बाय प्रीडेटर्स, जब इनको प्रीडेटर मतलब क्या हो, जैसे शेर वगैरह इन पर अटैक कर देता है या, तो क्या करते हैं लोग, कंगारूज ऑफन डैश फॉर वाटर, तो ये क्या होता है, फार, ध्यान रखिएगा जिसके बाद फार लगे, तो कंगारू क्या कहते हैं, पानी की ओर भागते हैं। स्टैंडिंग सबमर्ज्ड, स्टैंडिंग सबमर्ज का मतलब क्या हुआ, टू द चेस्ट, चेस्ट मतलब क्या, सीने तक ये पानी के अंदर डूबे हुए रहते हैं। उसके बाद आए अटेम्प्टिंग टू ड्रॉन द अटैकर, और कोशिश क्या करते हैं कि जिसने अटैक किया है इनको उसको पानी में डूबे। अब इतना अंदर पानी में चला जाएगा ना कि वो मतलब जो उस पर अटैक करेगा वो पानी में डूब जाएगा। कैसे उसको दबाने की कोशिश करते हैं, बाय होल्डिंग हिम अंडर वाटर, अगर उनके पैर के नीचे पड़ गए तो पैर के नीचे वो दबा के रखे रहेंगे। ठीक है, अनदर डिफेंसिव टेक्निक, इनकी एक दूसरी डिफेंसिव टेक्निक क्या होती है, टू गेट देयर बैक टू अ ट्री, ये क्या करते हैं, अपनी पीठ जो होती है एक पेड़ के पास मतलब ले जाएंगे और किक एट देयर, ठीक, मतलब उसके जाएंगे पेड़ की ओर और जो अटैकर होगा पीछे की ओर रहेगा, तो उसके बाद पेड़ के पास ले जाकर के किक देयर, मतलब पीछे वाले दोनों पैरों से वो कस के लात मारते हैं कि वो बेचारे वहीं चटनी हो जाएंगे। समझ में आ गया, चलो आगे। तो अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ, इसको भरते हैं। पहला वाला क्या होगा, फिलर, एक एक करके देखिए, ज़रा क्लियर हो जाओ भाई, ये क्लियर हो गया। ठीक है, आ जाइए, पहला वाला फिलर में क्या देखते हैं हम लोग लगाना है। तो ये रहा आपका ऑप्शन क्वेश्चन, पहले वाले फिलर के लिए 81 के लिए लिखा है, ऑब्लिगेटरी लिखा हुआ है, फेमिलियर लिखा है, करंट रिकरेंट लिखा है, मैंडेटरी लिखा है। अब आपको दिखाते हैं हम इसका क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन रहा यहाँ पर, ठीक, पहले वाले फिलर का ये तो होपिंग कंगारू, जो कंगारू है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में कोई भी स्नैपशॉट मतलब फ़ोटो ले रहे हैं तो ये क्या होगा, कंगारू इज़ अ डैश साइट, मतलब बहुत ही कॉमन साइट होती है, आपके फ़ोटोज़ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस कॉमन साइट के लिए आप क्या वर्ड यूज करना पसंद करेंगे, आ जाइए। तो कॉमन के लिए क्या, ऑब्लिगेटरी साइट मतलब अनिवार्य रूप से आएगा, कि फेमिलियर साइट, या रिकरेंट मतलब बार बार होता हो, या मैंडेटरी अनिवार्य नहीं, ये बिल्कुल नहीं होंगे इनमें से। ये बहुत ही फेमिलियर, कॉमन मैंने बोला एक कॉमन दृश्य ऐसा हो सकता है, तो फेमिलियर होगा दूसरा वाला। अगले वाले में क्या लिखेंगे, अब ये अगले वाले में ये बता रहे हैं कि ये 88 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकने की उसमें क्षमता होती है। यहाँ आ जाओ, दूसरे में ये क्या कहता है, ये जो ये हैं कंगारू हैं, आर डैश ऑफ स्पीडिंग अप टू 88 किलोमीटर, ध्यान रखना कि ऑफ, और यहाँ क्या बता रहे हो, इनकी क्षमता बता रहे हो, इनकी दौड़ने की इतनी क्षमता है, और ऐसा वर्ड लगाना जिसके बाद ऑफ लगता हो। तो चलो लगाओ, तो यहाँ लिखा स्किल्ड ऑफ नहीं, स्किल्ड ऑफ नहीं होगा, एडेप्ट इन होता है, कैपेबल ऑफ ये होता है, कैपेबल ऑफ, रेडी नहीं लगेगा, रेडी के बाद ऑफ नहीं लगेगा। ठीक है ना, तो यही कैपेबल है, जिसके बाद एबल के बाद टू आता है, स्किल्ड में इन आता है, एडेप्ट में इन आता है। देखो स्किल्ड में क्या लगाओगे, इन लगाओगे, एडेप्ट में क्या लगाओगे, इन लगाओगे या एट लगाओगे, ये दो चीज़ें आती हैं। और यही कैपेबल है जिसके बाद ऑफ लगता है, तो ये तीसरे वाले के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अब आगे बात आ रही है किसकी, ये तो स्पीड की बात चल ही रही है, नेक्स्ट में आ जाओ तीसरे वाले में, चलो देखते हैं क्या लगाना है। तो ये तीसरा है, देखो यहाँ पे 88 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ सकते, देयर मीन्स ऑफ डैश, और इनके जो इस स्पीड का जो साधन है वो क्या है, बीइंग देयर पावरफुल हाइंड लेग्स, उनके इस इतनी तेज़ वाली स्पीड का। तो मीन्स ऑफ के बाद क्या लगाओगे, इनकी गति, इनकी स्पीड, तो मीन्स ऑफ माइग्रेशन, मीन्स ऑफ रिलोकेशन, मीन्स ऑफ लोकोमोशन या मीन्स ऑफ डिसलोकेशन। तो लोकोमोशन होता है, लोकोमोशन का मतलब होता है तेज़ भागना, जो उनकी स्पीड है, ठीक है, उसका जो क्रेडिट जाती है उनके पैरों को जाती है, तो लोकोमोशन लगाओगे यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट में आया ये आपका तो 84 वाला। 84 में क्या करना है हमको, रिटर्न, हेड या ओरिएंट या शेयर। तो अब यहाँ पे था क्या, जब कोई शिकारी इनको दौड़ाता है तो ये पानी की ओर भागते हैं, ठीक
ठीक है ना। उसके बाद फार लगा हुआ था, देखना चाहोगे? फिर दिखाता हूँ आपको। जब इन्हें कोई दौड़ाता है तो ये पानी की ओर भागते हैं। तो ये लिखा है कि व्हेन बॉदर्ड बाय प्रेडेटर, या जब ये इनको कोई शिकारी दौड़ाता है तो कंगारूज ऑफन डैश फॉर वाटर। तो डैश फॉर वाटर मतलब क्या होता है वहाँ पे? हेड फॉर वाटर, पानी की ओर भागना, हेड फॉर वाटर, हेड लगाओगे यहाँ पे। तो यहाँ क्या लिखा है? रिटर्न फॉर वाटर, हेड फॉर वाटर, ओरिएंट फॉर वाटर, स्टीयर फॉर। तो ओरिएंट स्टीयर हेड नहीं लगे, क्या लगेगा? यही हेड ही लगेगा, उसी की ओर पानी में प्रवेश कर जाते हैं, उधर भागते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ। तो आया आपका 85, आखिरी वाला। पहले क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन देख लो तब बताते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? टेक देयर, ये अनदर डिफेंसिव, दूसरी टेक्निक इनकी क्या होती है कि पेड़ की ओर चले जाते हैं और जो इनका दुश्मन होता है घोर शत्रु, उस घोर शत्रु पर वो लात बरसाना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ जो इनका भी देखें क्या होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? इन्वेडर होगा। इन्वेडर का मतलब जो अटैक करता है, तो इन्वेडर इंसानों के लिए यूज़ किया जाता है ना, जानवरों के लिए प्रेडेटर यूज़ किया जाता है। इमुलेटर दिया हुआ है, और एडवर्सरी, एडवर्सरी मतलब विरोधी होता है। आर्क फो, आर्क फो मतलब क्या हुआ? ये FOE मतलब जो उनका कट्टर दुश्मन है, उस समय जो उनके सामने आया हुआ है उसके लिए लगा हुआ है। ठीक है, और जो इसमें एक वर्ड दिया हुआ है किसमें? इमुलेटर। तो इमुलेटर का क्या मतलब होगा? ठीक है, इमुलेटर, इमुलेटर का मतलब होता है ना एक तरह से क्या, कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है, कैलकुलेटर, जब कैलकुलेट वगैरह करते हैं तो उसी में एक सॉफ्टवेयर है ये इमुलेटर। ठीक है, सॉफ्टवेयर है। ठीक, समझ में आया? तो क्या लगाओगे? आर्क फो। फो जब कहीं पे लिखा हो ना FOE, फो मतलब क्या होता है? घोर शत्रु, दुश्मन, समझ गए? तो ये होता है, अपने शत्रु को रौंद डालते हैं। ठीक, अब आगे आओ। नेक्स्ट में फिर वही कहानी है। अब तो भाई 4 यही क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट, तो अब थोड़ा सा झेलो, है कि नहीं? क्या कर सकते हैं, क्लोज टेस्ट ही है तो लगाओ इसमें। लिखा है व्हेन अनुभा एंटर्ड हर बाथरूम, अनुभा जब अपने बाथरूम में आती है तो सी फाउंड इट डैश, तो वो क्या पाती है? बाथरूम को डैश पाती है विद वाटर। तो बाथरूम में डैश विद वाटर, तो उसमें पानी भरा हुआ, तो क्या होगा? फिल्ड विद वाटर या फ्लडेड विद वाटर, दो चीज़ें लगेगी यहाँ पर। आगे लिखा है कि हैड इट बीन हर ओल्ड हाउस, अगर ये उसका पुराना वाला घर होता तो सी वुड हैव पैनिक, तो वो डर गई होती, बिकॉज हर इरेट डैश, इरेट का मतलब क्या हुआ? गुस्सैल, एंग्री, चिड़चिड़ा टाइप का, डैश। ठीक है, डैश वुड हैव स्टार्टेड कॉलिंग हर नेम्स, मतलब तो उसकी जो डैश है मतलब क्या हुआ? मकान मालकिन होगी, वुड हैव स्टार्टेड कॉलिंग हर नेम्स, कॉलिंग हर नेम्स का मतलब गालियाँ देना शुरू कर देती है, तो उन्हीं से डरती होगी मकान मालकिन से। फ्रॉम डाउन स्टेयर्स बाय देन, तब तक तो गाली देना शुरू कर देती। आगे लिखा है कि बट इन हर न्यू फ्लैट, जो नया वो कमरा ली है नए फ्लैट में, एन इंडिपेंडेंट डैश ऑन द 3rd फ्लोर। ठीक है ना, तो जो 3rd फ्लोर है उस पर इंडिपेंडेंट डैश है। इंडिपेंडेंट क्या है? कुछ होगा, 3rd फ्लोर पे इंडिपेंडेंट रूम होगा, कमरा उमरा इस तरह का कुछ होगा। सी वॉज सेव्ड फ्राम हैविंग टू फेस एनीवन्स आयर व्हाट्सएवर, तो आयर का मतलब होता है चिड़चिड़ा, गुस्सैल, वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये इरेट का बना हुआ है, चिड़चिड़े गुस्सैल व्यवहार से वो अपने को क्या है? बच गई है। तो द साइट ऑफ फ्लडेड बाथरूम, फ्लडेड ये मिल गया हमको, फ्लडेड, यही तो लगा रहा था हमको। तो जो फ्लडेड बाथरूम का दृश्य है डैश हर, उसके अंदर भर देता है गिविंग राइस लाइक ए चाइल्ड, मतलब बाथरूम में पानी भरा हुआ है, इससे वो बड़ी खुश हो जाती है, तब जैसे बच्चे खुश हो जाते हैं ऐसे वो खुश हो गई। सी जम्प्ड अराउंड इन द वाटर, ठीक है, वो पानी में, वही जो बाथरूम में पानी भरा हुआ तो उसी में थोड़ी देर तक जम्प्ड अराउंड, छपा छप होती रही बिफोर डैश द वाल। ठीक है, तो मतलब टैप बंद करने के पहले वो खुद कूद काट लेती है पानी में, मतलब बच्ची जैसी हरकतें। तो पहले वाले फिलर के लिए क्या लगाओगे? ये तो मिल ही गया हमको। यहाँ लिखा है कि डैश विद, मतलब वो बाथरूम में जाती है तो पाती है बाथरूम को पानी से भरा हुआ, और यहाँ क्या लिखा है? देखो यहाँ फ्लडेड बाथरूम लिखा हुआ, तो ये फ्लडेड ही होगा ना, वहाँ पे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑप्शन दिखा देते हैं लेकिन होगा वही। ठीक है, पहले ऑप्शन में फ्लडेड लगाओगे ना, कवर्ड, सील्ड और ड्राइड बिल्कुल चांस नहीं है, फ्लडेड लगेगा। दूसरे में क्या लिखा है? लैंड लेडी लिखा है, वर्कर लिखा है, एम्प्लॉय लिखा है, एम्प्लॉयर लिखा है। भाई मकान मालकिन होगी ना, तब क्यों भाई? जब भी ये बाथरूम में पानी भर के छपछपाती थी तो नीचे मकान मालकिन चिल्लाया करती थी, गालियाँ दिया करती थी, तो वर्कर गाली देगा, एम्प्लॉयर गाली देगा नहीं, वो अपने घर में रह, एम्प्लॉय नहीं, क्या होगा? लैंड लेडी, मकान मालकिन उसको गालियाँ दिया करती, तो दूसरे में भी लग गया। तीसरे वाले में क्या लगाओगे? अब इन्होंने कहा था ना कि 3rd फ्लोर पर, एक क्या था इनका, 3rd फ्लोर पर इनका क्या था, देख लो, तो यहाँ यही था ना, ये
तो इंडिपेंडेंट बट ऑन द न्यू फ्लैट एंड इंडिपेंडेंट डैश ऑन द थर्ड फ्लोर, उसका खुद का इंडिपेंडेंट क्या चीज़ थी बताओ। तो इंडिपेंडेंट कैस्टल, थर्ड फ्लोर पे महल नहीं होगा, शॉप होगी बिल्कुल नहीं, मॉल होगा बिल्कुल नहीं, क्या होगा अपार्टमेंट होगा। थर्ड फ्लोर पर इसका इंडिविजुअल अपार्टमेंट था। ठीक है, अब आ जाओ किस पे, 89 और 90 पे आते हैं। तो पहले ये देखो, फिर चौथा वाला फिलर तो देखें क्या है। द साइट ऑफ फ्लडेड बाथरूम डैश हर गिविंग राइज टू चाइल्ड इन हर। ठीक है, तो उसके अंदर एक बचपना आ जाता है इससे, तो क्या होगा इसमें, बचपना आ जाएगा उसके अंदर। तो लिखा है कंफ्यूज्ड बचपना इन हर बोर्ड या डिप्रेस्ड या एक्साइटेड, बताओ क्या होगा था। पानी देख करके बाथरूम में वो क्या हुई थी, कंफ्यूज हुई थी नहीं, बोर हुई थी नहीं, डिप्रेस हुई थी नहीं, क्या हुई थी, एक्साइट हुई थी, खुश हो गई थी ना, छपा छप करेंगे इसी में। उसके बाद क्या कहती है, कुछ देर वो कूद काद लेती है ना, छप छपा लेती है टैब तक क्या करने के पहले। तो टैब, भाई पानी भर गया तो टैब को बंद किया जाएगा, तो चोक करेगी टैब को, नहीं ओपन करेगी, नहीं पानी तो पहले से ही भरा हुआ है। ब्रेक करेगी, टैब को तोड़ेगी क्यों, क्या करेगी, सट एक्चुअली यहाँ लगाना नहीं चाहिए था, टर्न ऑफ यूज करना चाहिए था। तो शट मतलब बंद करने के लिए ना, दरवाजा वगैरह बंद करने के लिए शट लगता है। ऑप्शन नहीं है तो हमें शटिंग लगाना पड़ेगा, वैसे टर्निंग ऑफ लगाना चाहिए, तो टर्न अप टैब वगैरह बंद करने के लिए होता है। नेक्स्ट में फिर वही होगा, पैसेज ही 90 हो गया। आगे आ जाओ, पैसेज ही फिर है, तो ये रहा पैसेज, ये बहुत बड़ा पैसेज है, अरे बाप रे। चलो अब की बार मीनिंग नहीं बताएंगे, आपकी पढ़ाते चले जाएंगे। वी लिव इन डैश एज ऑफ वंडर्स एंड मिरेकल्स, हम वंडर्स और मिरेकल्स की डैश एज में रहते हैं। इट हैज़ बीन कॉल्ड द एज ऑफ साइंस, इसको साइंस की एज कहते हैं। एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ दैट चेंज इन, जो कि चेंज हुई है इन द डैश सेंचुरीज, मतलब पिछली सदियों में, हैव बीन एट्रीब्यूटेड टू साइंस, उनका सारा क्रेडिट, जो भी हमारा जीवन चेंज हुआ है उसकी सारी क्रेडिट किसको जाती है, साइंस को जाती है। ठीक है, आगे लिखा है कि दिस इज़ कम्प्लीटली ट्रू बट इट इज़ ओनली वन साइड ऑफ द कॉइन। द फ्लिप साइड इज़ दैट, उसका फ्लिप साइड ये है कि, दूसरी साइड ये है कि एज वी हैव एडवांस्ड मोर इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, समथिंग फंडामेंटल और टू ह्यूमनिटी हैज़ बीन लेफ्ट, कुछ ऐसी चीज़ें पीछे छूटी जा रही हैं साइंस में जैसे आगे बढ़ते हैं। वैल्यूज सच एज एम्पैथी एंड कंसर्न, सिंपैथी मतलब सहानुभूति और कंसर्न, दूसरे के लिए सरोकार जैसी जो वैल्यूज़ होती थी फार और ह्यूमन बींग आर ग्रेजुअली बीइंग इरेडेड, धीरे धीरे ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। ड्यू टू द आउटलॉफ, लिखा ना ऑनस्लॉट, ड्यू टू द ऑनस्लॉट ऑफ और एवर इवॉल्विंग लाइफ स्टाइल, हमारी लाइफ स्टाइल लगातार चेंज होती जा रही है। एडेड बाय द मार्वल्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो जा रहे हैं इन सब की वजह से बहुत कुछ चेंज हो रहा है। टेक द एग्जांपल ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का एग्जांपल ले लो। ऑन वन हैंड, एक और जहाँ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज एट द क्लिक ऑफ अ बटन, एक बटन दबाओ तो आपको इंटरनेट और दुनिया भर के नॉलेज को क्लिक हो जाता है उसी जगह। इज वेरिटेबल बून, एक तरह से ये क्या जाए, ये हमारे लिए वरदान हो सकता है टू एवरीवन, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। एंड दिस हैज़ मेड अवर लाइफ मच सिंपल, इससे हमारी लाइफ बहुत आसान से भी बन गई है, हर चीज़ की जानकारी तुरंत मिल जाती है। ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी ओर देखो तो इट हैज़ सीवियरली लिमिटेड एक्चुअल कॉन्टैक्ट विद टीचर्स, तो इसे एक और नुकसान हुआ ना कि टीचर्स के साथ बच्चों का कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा है, फ्रेंड्स के साथ और एल्डर्स के साथ, वो उनसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं पूछ रहे हैं। 10, तो इस तरह से जो लर्निंग दैट अ पर्सन डैश इज इनकम्प्लीट, तो लर्निंग दैट अ पर्सन, ठीक है ना, तो जो सीखना लर्निंग है ना, जो कि कोई व्यक्ति डैश करता है इज कंप्लीट, तो जो हम लर्निंग, जो शिक्षा लर्निंग मतलब ज्ञान हो गया, जो कि एक व्यक्ति प्राप्त करता है, तो यहाँ क्या होगा, प्राप्त करना, गेन करना, गेन, हाँ गेन सुटेबल लग रहा है। लर्निंग दैट अ पर्सन डैश, वो ज्ञान जो कोई व्यक्ति हासिल करता है, अचीव करता है, गेन करता है, वो इनकम्प्लीट होती है, या ही कैन नॉट ईजिली टेक द एडवाइस, और कोई आदमी मतलब आसानी से किसी की सलाह वाला नहीं ले रहा है ना इस समय, ठीक है। दैट अनदर पर्सन कैन गिव, मतलब जो हम आपको क्या सलाह दे सकते हैं, ये लोग सलाह ही नहीं दे रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ठीक, तो कोई बुजुर्ग आदमी होगा तो अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और नॉलेज पे जो सलाह देता है वो कोई किसी से पूछता ही नहीं, इंटरनेट पे देख लिए सब लोग। आगे लगा कि एट हिज आर डिस्पोजल, टूडे अ स्मॉल चाइल्ड कैन एक्सेस एंड नेविगेट द इंटरनेट, कोई भी बच्चा आप देखो कर ही लेते हैं विद एन ईज दैट इज स्टिल एस्टाउंड, ठीक है। तो जो इंटरनेट है वो क्या है, स्टिल एस्टाउंड्स डैश फ्राम
ओल्डर जेनरेशन, तो वो आपको क्या कर रही है कि मतलब आपको दूसरी पीढ़ी से दूर हुए जा रहे हो, ठीक है। ये जो सुविधा है वो बच्चों को बूढ़ों से दूर कर रही है, दूसरी पीढ़ी से दूर किए जा रही है। बट व्हाट इज इवन मोर एस्टॉनिशिंग, दूसरी एक और चीज़ बहुत ज़्यादा एस्टॉनिशिंग है कि इज द नेगलेक्ट ऑफ द बेसिक ह्यूमन ट्रेट ऑफ फ्रेंडशिप। जो दोस्ती वोस्ती और रिलेशनशिप और फैमिली वैल्यूज़ हुआ करते थे वो सब टूटे जा रहे हैं। अब आदमी इंटरटेनमेंट इंटरनेट पे ही कर रहा है, दोस्तों से मिलना जुलना ही नहीं होता लोगों का। ओइंग टू ऑल द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इन सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के नाते एंड द गैजेट अवेलेबल टुडे, और जो सामान आजकल जो गैजेट अवेलेबल है, चिल्ड्रेन ऑफन मिस आउट ऑन द मोस्ट एनरिचिंग चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेज, ठीक है। जो बचपन के एक्सपीरियंस है उससे सब लोग दूर होते जा रहे हैं, सच एज प्लेइंग आउटडोर गेम्स, बाहर खेलने नहीं जा रहे हैं विद फ्रेंड्स, विच डैश फ्रॉम बीइंग इमेंसली एंजॉयबल एंड फिजिकली एक्सिलरेटिंग। और जो खेल हुआ करता था वो मेंटली तो आपको हेल्दी बनाता था, फिजिकली भी बनाता था, आप शरीर से स्वस्थ रहते थे और मेंटली आप स्वस्थ रहते थे। जब आप दूसरों के साथ खेलोगे, इंटरेक्शन होगा, अपनी बातें शेयर करोगे, डिप्रेशन में नहीं जाओगे, उदास नहीं होगे, ये सारी चीज़ें मेंटल हेल्थ के लिए खेलना, आउटडोर होना बहुत ज़रूरी था। एंड आल्सो डेवलप ट्रेट्स सच एज टीम वर्क, और जब आप खेलोगे तो टीम, अब जैसे मान लो आपको पता लगा कि 3 गेंद बाकी है और 4 रन बनाना है, तो आप अपने साथे वाले बैट्समैन के साथ बहुत कोऑपरेट करोगे। तो वो जो टीम वर्क होता है ना, वो सब चीज़ें अब आ ही नहीं रही। लोग फैमिली के साथ जुड़कर नहीं रह पा रहे हैं क्योंकि खेलते ही नहीं हैं, ठीक है। एंड डिसिप्लिन एट एनी अर्ली एज। चलो, तो अब हम लोग भरना शुरू करते हैं। इसको थोड़ा जल्दी में पढ़ दिया था मैंने, अब समझ गए ही होंगे क्या करना है। पहले वाले फिलर के लिए क्या भरोगे, तो पहले आपका ऑप्शन देख लेता हूँ क्या क्या है। ऑप्शन पहले वाले फिलर में क्या है, दिस है, आ है, द है और एन है। तो ये आर्टिकल दिस, द, एन, आ, ये सब लगाना है। दूसरे वाले के लिए क्या लगा, एंटीरियर लगा रहा है, इनिशियल, प्रीसीडिंग और पायनियर लगाना है, ठीक है। तो पहले वाले में आ, एन, द, यही वाले में चल के देखते हैं। आ, एन, द लगाना है हमको। तो सबसे पहले क्या है, वी लिव इन डैश एज ऑफ वंडर्स। एज में ए लगा हुआ है तो मतलब वावेल है, तो यहाँ क्या लगा होगा, इन एन एज, तो पहले में एन लग गया। दूसरे में इन्होंने क्या कहा कि एज ऑफ साइंस एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ, दैट हमारे जीवन के बहुत सारे एस्पेक्ट दैट चेंज्ड इन द डैश सेंचुरीज, जो कि हमारी पिछली सदियों में, तो क्या हो गया, इसके पहले की सदियों में, 2023 चल रहा, 21वीं सदी के पहले की सदियों में, मतलब 20वीं, 19वीं, 18वीं सदियों में जो कुछ हुआ है, ठीक है। सदियों में कह रहा हूँ, शादियों में नहीं, समझ जाना। तो इसके लिए क्या करोगे, पहले की सदियों में, तो क्या होगा, एंटीरियर या इनिशियल नहीं होगा, क्या होगा, प्रीसीडिंग मतलब जो पहले बीत रहा, जो पहले जा रहा है, तो प्रीसीडिंग सेंचुरीज होगा। इसके पहले की, प्रीवियस कह सकते हो, प्रीवियस सेंचुरीज में, तो प्रीसीडिंग लगा दिया। नेक्स्ट में आ जाओ 93 में, देखो 93 में क्या कह रहे हैं, ये रहा नहीं, ये आपका फेलर ये हो गया। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जो हम गेन करते हैं, जो नॉलेज हम प्राप्त करते हैं, 3rd नंबर पे आ जाओ, जो नॉलेज हम प्राप्त करते हैं, तो नॉलेज को मतलब अपने टीचर्स से जो हम ज्ञान प्राप्त करते, तो ज्ञान टीचर से ग्रो करेंगे, बिल्ड करेंगे कि एक्सपैंड करेंगे कि गेन करेंगे, नॉलेज हम टीचर से गेन करेंगे, चौथा वाला, इसमें चौथा ऑप्शन होगा। नेक्स्ट में आ जाओ, अच्छा इसका ये 4th नंबर का फिलर। तो ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि ये सब जो चीज़ें इंटरनेट से हमें अवेलेबल हो रही हैं वो हमको ओल्डर जनरेशन से दूर कर रही हैं, और ये फ्रॉम लगा हुआ है, ध्यान रखना, ये हमको ओल्डर जनरेशन से दूर कर रही हैं। दूर करने के लिए क्या करोगे, ओहो, ये तो यहाँ पे देयर, देम, दीज, दोज लगा है, तो दोज लगाओगे, और क्या, और कोई चांस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। उन लोगों के लिए कहा होगा, उन बच्चों के लिए कहा होगा जो इंटरनेट सर्फिंग करते हैं, वो क्या हो रहे हैं, दोज उन बच्चों के लिए लगा हुआ है। अब 95 पे आ जाओ, ठीक है। अब ये ये वाला जो भरना है हमको, तो इन्होंने कहा कि सच जैसे प्लेइंग गेम, आउटडोर गेम वगैरह होती हैं, व्हिच डैश फ्रॉम बीइंग इमेंसली एंजॉयबल, वो हमको क्या कर दे रहा है, अलग कर रहा है, एंजॉयबल, फिजिकली एक्सिलरेटिंग, इन सब चीज़ों से हमें दूर कर दे रहा है। तो ये यहाँ फ्रॉम लगा हुआ, फ्रॉम लगने का मतलब फिर ध्यान देना, ठीक है। फ्रॉम लगने का मतलब क्या हुआ, अलग करने के सेंस में लगेगा। अब अलग करने के सेंस में आ जाओ, अलग करने के सेंस में क्या लगा सकते हो, ये कहाँ से खुल गया, ये वाला खुले, तो अपार्ट के साथ फ्रॉम लगता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम, डिस्टेंट फ्रॉम नहीं होता, अवे फ्रॉम नहीं होता, सुंदर फ्रॉम नहीं होता है, ठीक है। तो क्या लगेगा, अपार्ट फ्रॉम, यही है जिसके बाद आप फ्रॉम लगा सकते हो, फिक्स फ्रेज है। फिर 96 से 100 के बीच में आ जाओ, ठीक है। अब ये आखिरी में हम लोग चल रहे हैं,
ये रहा आपका 96 वाला। तो लिखा 1 month ago, 1 महीने पहले की बात है। ही हैड लॉस्ट हिज डैश इन कार क्रैश। ही हैज़ लॉस्ट हिज डैश इन कार क्रैश। अब कार क्रैश में, कार दुर्घटना में क्या हो सकता है? आगे लिखा ही हैड सफर्ड फ्रॉम हेड इंजरीज। सिर में चोट लगी थी। दैट हैड सेंट हिम टू कोमा। और सिर की चोट जैसी उसकी वजह से वो कोमा में चला गया था 2 सप्ताह के लिए। विद द क्रैश, ये जो कार क्रैश हुआ था उसमें हिज डैश कैरियर एज एन F1 रेसर, उसका जो डैश कैरियर था F1 रेसर के रूप में एंडेड, वो कैरियर समाप्त हो गया। एंड ऑल हिज एम्बिशंस टाइड टू द स्पोर्ट, और खेल से जुड़ी जो उसकी सारी एम्बिशंस, महत्वाकांक्षाएँ थी, वर डैश मतलब क्या हुआ, वो फिनिश हो गई, समाप्त हो गई, ख़त्म हो गई। ही वॉज वन ऑफ द यंगेस्ट रेसर टू हैव मेड, ये मतलब सबसे कम उम्र के रेसर में था जिन्होंने क्या बनाया था, मेड टू हैव मेड इट टू द F1 डैश। F1 यहाँ भी क्या लिखा था, ऊपर वाले में भी तो F1 रेसर लिखा हुआ था, ये F1 रेसर था। यहाँ भी क्या हुआ, F1 के बाद ये डैश लगा हुआ है। एंड हिज स्किल्स, और जो उसके अंदर की योग्यता थी, जो क्षमता थी, जो कुशलता थी, वर डैश बाय एनी अदर रेसर इन हिज कंट्री। जैसे लोगों का ये कहना है कि उसके अंदर जो रेसर की कला थी, जो आर्ट था, जो टैलेंट था, वो दूसरों से अलग था, दूसरों से हट के था, दूसरों से बहुत ज़्यादा था, उसके जैसा कोई नहीं था। ये सारी कहानी होगी। ठीक है, चलो अब इसको क्लियर करके आप भरते हैं इसको। 1 month ago ही हैड लॉस्ट हिज, क्या चीज़, कार क्रैश में क्या चीज़ खोई, वॉलेट खोया, हेयर खोया, मोबाइल खोया। इससे उसके जो कैरियर था उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या खोया उसका, विज़न खोया, आंखें चली गईं, इसी से उसके कैरियर पर फ़र्क पड़ेगा। नेक्स्ट में आ जाओ। दूसरा, इस वाले फिलर के लिए आगे लिखा है कि इसी के साथ 2 महीने 2 हफ्ता कोमा में रहा। तो विद द क्रैश हिज डैश कैरियर एज एन F1 रेसर एंडेड, तो उसका कैरियर ही ख़त्म हो गया। तो कैसा कैरियर, सिंकिंग, डूबता कैरियर नहीं, उभरता कैरियर था, ये होगा नहीं। सरप्राइजिंग कैरियर, ट्रेवलिंग कैरियर नहीं था, प्रॉमिसिंग कैरियर। प्रॉमिसिंग का मतलब क्या हुआ, एकदम सफल होता हुआ, तो बहुत अच्छा, बहुत गुड के लिए यूज़ किया जाता है प्रॉमिसिंग। तो सरप्राइजिंग कैरियर नहीं होगा, प्रॉमिसिंग कैरियर होगा, जिसमें आगे चल कर उसको बहुत सक्सेस मिलने वाली थी। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट में क्या है, थर्ड वाला। थर्ड वाले में क्या करना है, ये लिखा है थर्ड वाला, वर डैश हिज एम्बिशंस टाइड टू हर स्पोर्ट वर डैश। उसकी जो महत्वाकांक्षाएँ थी, जो उसके एम्बिशंस थे स्पोर्ट्स को लेकर के, वो क्या हो गए, क्रश्ड। क्रश का मतलब एकदम कुचल गए। स्टॉप्ड नहीं करना है, पोस्ड नहीं करना है, अपलिफ्टेड, ये दोनों तो होगा नहीं। उसका जो एम्बिशन स्टॉप नहीं होते, जो महत्वाकांक्षाएँ होती हैं वो कुचल जाती हैं। स्टॉप तो कोई कार्य किया जाता है, ठीक है, तो क्रश्ड हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ, ये चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे F1 का क्या था, इसको बताओ। F1 मेड टू F1 डैश, F1 फ्रेंड, F1 ग्रुप, F1 कंपनी नहीं, F1 सर्किट होती है। ये रेसिंग वाले से रिलेटेड होता है, एक मतलब ये टर्मिनोलॉजी है, खेल की सब टर्मिनोलॉजी है, रेसिंग वाली, सर्किट लगता है। एंड स्किल्स वर डैश, और जो उसकी स्किल्स थी वो क्या कर दी जाती हैं, पहले आप सुन तो लें हम आपसे, ये हुआ। उसकी स्किल्स क्या होती हैं, उसकी स्किल्स अनहेल्ड थी, अनमैच्ड थी। तो लोग कहते थे कि एक रेसर के रूप में उसकी जो स्किल्स थी वो अपहेल्ड नहीं थी, स्नैच्ड भी नहीं थी, मैच्ड भी नहीं थी। क्या थी, अनमैच्ड मतलब अद्वितीय थी। उसके अंदर कार रेसर की अद्वितीय क्षमता थी, मैचलेस एबिलिटी थी। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, सेकेंड वाले में ज़्यादा लगता है, फर्स्ट वाले में कम लगता है। फर्स्ट वाला पूरा ग्रामर बेस्ड होता है, जल्दी जल्दी होता है। सेकेंड वाले में ये जो पैसेज आता है ना, क्वेश्चन नंबर 80 के बाद शुरू हो जाता है, 80 नहीं 70 के बाद, 50 to 70, तो 51 से 70 तक तो आराम रहता है, ग्रामर करते करते चले आए। फिर 70 से लेकर के 100 में जो होता है, इसमें हालत ख़राब हो जाती है। मतलब इसमें 6 पैसेज होंगे बड़े 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 बड़े, 71 से 75, 76 से 80, फिर उसके बाद भी 4 क्लोज टेस्ट के पैसेज। और सबको कब, अब इसमें बड़े बड़े भी दे रहे हैं, छोटे छोटे हो तो जल्दी हो जाता। ठीक है, तो अगर आप लोग बोर हो रहे हो तो बता दीजिएगा, तो पैसेज में पढ़ना छोड़ दूंगा, सीधे आंसर बताया करूंगा। अपनी राय देना कि मैं जो पैसेज पढ़ के आंसर देता हूँ वो ठीक है, या पैसेज आप लोग पढ़े रहेंगे, मैं सीधे आंसर ढूंढ के बताऊँ आप लोगों को। तो अपनी राय ज़रूर देना कि मैं आगे चल के किस तरह का काम करूँ। अभी इस तरह से ढेर सारे क्वेश्चन हैं, 4 हुआ है ना, अभी 8 बाकी है। ठीक है,
तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। टेक केयर, थैंक यू।